अध्याय 82। आप इसे जो चाहे छू सकते हैं। लिन हुआन ने अधीरता से पूछा, क्या यह पर्याप्त है? बस महिला सेल्समैन अभी भी कांपना बंद नहीं कर पा रही थी। लिन हुआन ने प्लास्टिक मॉडल पर आकर्षक कपड़ों की ओर इशारा करते हुए पूछा, तो क्या मैं उन्हें छू सकता हूं? आप इसे छू सकते हैं, आप इसे जिस तरह चाहे छू सकते हैं। महिला सेल्सवुमन ने अपने होंठ काटे और मन ही मन कहा, अगर आप मुझे छूना भी चाहें तो कोई बात नहीं। महिला बिक्री का रवैया बेहद स्पष्ट और तेजी से बदल गया, जिससे लिन हुआन थोड़ा दुखी हो गया। कहा जाता है कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, लेकिन इस समाज में कोई भी व्यक्ति पैसे के बिना जीवित नहीं रह सकता। गरीब लोगों को सर्वत्र तिरस्कृत और उपहासित किया जाएगा, यहां तक कि अगर वे अपनी आंखें खोलने के लिए किसी बड़े शॉपिंग मॉल में जाना चाहें तो उन्हें अदृश्य तिरस्कार से चोट पहुंचाई जाएगी। सबसे अमीर आदमी जहां भी जाता है उसे ईर्ष्या और सम्मान दोनों मिलते हैं। अगर वह मल भी खाता है तो भी ऐसे विशेषज्ञ जरूर आएंगे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानव शरीर के लिए उसके लाभों को समझाएंगे। यह पैसे का आकर्षण है। तो लिन हुआन ईश्वर स्तरीय एजेंट सिस्टम का बहुत आभारी है। अगर सिस्टम द्वारा लाया गया धन न होता तो उसे डर है कि उसे बहुत पहले ही बाहर निकाल दिया गया होता। यह सोचकर लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, फिर मुड़कर कपड़े चुनने लगा। खैर, इस सूट में पिताजी बहुत सुंदर दिखेंगे। यह मां के लिए है, वह हमेशा से ऐसी ही पोशाक चाहती थी। यह सेट अच्छा है, छोटी लड़कियों के लिए उपयुक्त है। अरे, ये तो झाओ किंगिया के स्वभाव से मेल खाता हुआ लगता है। बस यही बात है। वैसे मुझे जो मानरू के लिए भी एक खरीदना चाहिए। मैंने उसे किसी सहकर्मी के लिए तोहफा नहीं दिया है। अच्छा, मुझे पता लगाना है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए कौन सी पोशाक ज्यादा उपयुक्त है। यही है, ठीक है। जल्द ही लिन हुआन ने रेडी टू वेयर के 5 सेट चुन लिए। उसने महिला विक्रेता से कहा, मुझे ये पांचों सेट चाहिए। ठीक है, 1 मिनट रुको। इस बार महिला सेल्समैन ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने सबसे तेज गति से कीमत की गणना की और कहा, श्री लिन, आपके द्वारा चुने गए कपड़ों की कुल कीमत 586,000 युआन है। क्या आप नकद या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करना चाहते हैं? बोलते समय महिला सेल्सवुमन ने अजीब निगाहों से पहाड़ियों की तरह ढेर हुए $100 के नोटों के ढेर को देखा और चुपके से निकल लिया। इससे पहले उसे एलवी स्टोर में नकद भुगतान करने वाला कोई ग्राहक कभी नहीं मिला था। अगर लिन हुआन ने इस बार सचमुच नकद भुगतान करने का फैसला किया तो यह स्टोर के इतिहास में पहली बार होगा, है ना? यह सोचकर महिला विक्रेता थोड़ी उत्साहित हो गई। नकद बोलने के बाद लिन हुआन सोफे पर एक तरफ बैठ गया और एलान के पैरों वाली महिला विक्रेता के पैसे साफ करने के लिए इत्मीनान से इंतजार करने लगा। लिन हुआन की उपस्थिति को देखते हुए लो जियाजुन का चेहरा बेहद बदसूरत था। आपके पास इतना पैसा क्यों है? क्या आपने लोशन समूह के सार्वजनिक धन का गबन किया है? लो जियाजुन ने एक बार लिन हुआन की जांच की और पाया कि उसका परिवार औसत दर्जे का है और उसने सिर्फ 1 साल से ज्यादा काम किया था। अगर ऐसा है तो उसके पास इतना पैसा कहां से आया? लिन हुआन ने अपनी भौहें उठाई और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं किसी और की तरह लड़कियों को उठाने के लिए सार्वजनिक धन का गबन नहीं करूंगी। यह सुनकर लो जियाजुन का चेहरा एकदम बदल गया। सार्वजनिक धन के उसके गबन के बारे में बहुत कम लोगों को पता था और उसके दादा ने शुरुआत में ही इस मामले को दबा दिया था। लेकिन लिन हुआन को इस बारे में कैसे पता चला? क्या ऐसा हो सकता है कि लो बिंग्यान ने उसे बताया हो? यह सोचकर लो जियाजुन का दिल बैठ गया और उसने सार्वजनिक धन के गबन का उल्लेख करने की हिम्मत नहीं की। उसे न बोलते देख लिन हुआन ने चिढ़ाना जारी रखा, मास्टर लो, आप आखिरकार अपनी प्रेमिका के लिए और कपड़े खरीदने एलवी स्टोर आए। इसकी कीमत 270,000 युआन से अधिक है, जो थोड़ा कम है। ली मिमी ने जब ये शब्द सुने तो वह बहुत खुश हुई। उसने लो जियाजुन का हाथ झटकते हुए कहा, साओ लो, तुम मेरे लिए और कपड़े खरीद सकते हो। मैं शाम को तुम्हारा ख्याल रखूंगी टिलर। उसकी बात सुनकर लिन हुआन ने चुपके से निकल लिया और चुपके से आह भरी, कितनी मोहत छोटी परी है। हालांकि ली मिमी ने बड़े धूप के चश्मे पहने हैं और वह नहीं बता सकती कि वह कैसी दिखती है, क्योंकि उसे लो जियाजुन देख सकता है। वह एक सुंदर महिला होनी चाहिए और उसका फिगर भी बहुत अच्छा है। बड़े लंबे पैरों की एक जोड़ी निश्चित रूप से 1 साल तक खेल सकती है। इस महिला को लो जियाजुन द्वारा दबाए जाने के दृश्य के बारे में सोचकर लिन, जिसने अभी अपनी कुंवारी टोपी हुआन से छुटकारा पाया था, उसे भी हर तरफ गर्मी महसूस हुई। लो जियाजुन का चेहरा बदल गया और उसकी आवाज भारी हो गई। अगली बार इस बारे में बात करेंगे, मैंने आज काफी खरीद लिया है। शाओ लो, क्या तुम इस नए चेहरे से हारने वाले हो? इस समय ली मिमी ने लिन हुआन के लिए डायोसीट से अपस्टार्ट नाम बदल दिया है। हालांकि ये सभी अपमानजनक शब्द हैं, लेकिन इससे पता चलता है कि उसे लिन हुआन की आर्थिक ताकत का एक निश्चित बोध है। लो जियाजुन का चेहरा और भी भद्दा हो गया। बेशक वह लिन हुआन से हारना नहीं चाहता था, लेकिन उसे हर महीने सिर्फ 2 मिलियन पॉकेट मनी ही मिल पाती थी। आज से पहले वह 10 लाख से ज्यादा खर्च कर चुका था। कार्ड की कीमत पूरी हो जाएगी। लिन हुआन, जो सोफे पर इत्मीनान से बैठे थे, ने आगे कहा, मास्टर लो, क्या आप नहीं चाहते कि मैं देखूं कि अमीर लोग मॉल में कैसे जाते हैं? मैं देखने का इंतजार कर रहा हूं, आप जल्दी से कार्रवाई कर सकते हैं। लो जियाजुन का चेहरा थोड़ी देर के लिए तमतमा गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं आज खरीदारी से थक गया हूं। ली मेमी थोड़ा निराश हुई और उसने छेड़खानी जारी रखी, साओ लो, मैं वास्तव में ये चाहती हूं टिलर। मेरे लिए चुप रहो। लो जियाजुन गुस्से में था। क्या इसकी कोई आकर्षक कीमत है? क्या तुमने नहीं देखा कि यह बड़ा और जवान आदमी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा? वाह! लो जियाजुन द्वारा इस तरह से फटकार लगाए जाने पर ली मेमी ने अपना मुंह ढक लिया और सिसकने लगी। अस्क टस्क टस्क। लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मास्टर लो, आपको वास्तव में जियांग यू पर दया नहीं आती है। इसकी चिंता मत करो। लो जियाजुन ने ठंडी सांस ली। उसे पता था कि आज वह हार गया है, ऐसे में उसे अब यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। उस समय लो जियाजुन ने ली मेमी का हाथ पकड़ लिया और जल्दी से एलवी स्टोर से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ की महिला विक्रेता ने पैसे गिने और कपड़ों के 5 सेट पैक करने के बाद वह घुंघराले बालों वाली लिन हुआन के पास आई और नीचे झुककर बोली, मिस्टर लिन, क्या आपकी कोई और जरूरत है? लिन हुआन ने महिला विक्रेता की ओर देखा और बुरी तरह मुस्कुराया। क्या कोई ऐसी जरूरत है जिसे आप मुझे संतुष्ट करने की कोशिश करेंगी? सेल्सवुमन शर्मा गई, अपने होंठ काट लिए और शर्माते हुए बोली, हाँ हाँ मिस्टर लिन। लिन हुआन ने आह भरी और खड़े होकर कहा, मेरी केवल एक ही विनती है। महिला सेल्समैन ने आदरपूर्वक कहा, कृपया मुझे बताइए। भविष्य में चाहे तुम किसी से भी मिलो, दरवाजे पर लेटकर लोगों को मत देखो। यही मेरी तुम्हें सलाह है। ये कहने के बाद लिन हुआन झुक गया और जमीन पर पड़े पैसे को बैकपैक में रख लिया और फिर पैकेज के साथ एलवी स्टोर से बाहर निकल गया। लिन हुआन के जाने को देखते हुए महिला सेल्सवुमन लंबे समय तक चिंतन में डूबी रही। लो जियाजुन के साथ अमीरों से लड़ने वाले प्रकरण ने लिन हुआन के मूड को प्रभावित नहीं किया। वह पहले एसएफ लॉजिस्टिक्स गया, अपने पिता, मां और छोटी बहन के लिए खरीदी गई सारी चीजें भेजी और फिर दोबारा फोन किया। उन्हें अलग अलग बताया। बेशक लिन हुआन ने कपड़ों और घड़ियों की असली कीमत नहीं बताई। उसने बस इतना कहा कि वे नकली हैं और ज्यादा महंगे नहीं हैं और उसने पहले ही उन पर लगे दामों के टैग काट दिए थे। इसलिए मेरे माता पिता ने उससे बस कुछ ही शब्द कहे, पैसे बर्बाद मत करो। अगर मेरे माता पिता को इन चीजों की असली कीमतें पता होती तो मुझे डर है कि वे तुरंत टिकट खरीद लेते और उसे पीटने के लिए जियांगन भाग जाते, है ना? ऐसा करने के बाद लिन हुआन वापस हुई दो इंटरनेशनल चला गया। जब लिन हुआन ने चाबी निकाली और दरवाजा खोलने ही वाला था तो उसने अचानक झो मानरू के कमरे से एक आवाज सुनी। लिन हुआन ने दरवाजे पर अपना कान लगाया और ध्यान से उसे पहचाना और तुरंत पुष्टि की कि आवाज झो मानरू की थी। क्या उसे आत्म मनोरंजन का भी शौक है? इस समय लिन हुआन ने अपने कपड़ों के बुरी तरह से फटने की एक और आवाज सुनी और एक पल में उसके दिल में एक बुरा पूर्वाभास पैदा हो गया। बहुत ज्यादा परवाह किए बिना लिन हुआन ने सीधे झो मानरू के कमरे को देखने के लिए प्राथमिक परिप्रेक्ष्य आंख का इस्तेमाल किया। देवी पागल है। लिन हुआन की निगाहें अपार्टमेंट की दीवार में घुस गईं और उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लिविंग रूम में झो मानरू अपनी आंखें बंद किए हुए सोफे पर लेटा हुआ था। उसके कपड़े टूटे हुए थे और उसका शरीर ज़ैड जैसा था। उसके अलावा सोफे के पास एक आदमी काले कपड़े के 2 टुकड़े पकड़े हुए था। आकार के दृष्टिकोण से कपड़े के ये 2 टुकड़े झो मानरू की काली हिप्स कट होनी चाहिए। कपड़े फटने की आवाज जो लिन हुआन ने अभी सुनी वो उस आदमी की होनी चाहिए जो झो मानरू की हिप्स कट को किसी न किसी तरीके से फाड़ रहा हो। ध्वनि। इस आदमी ने लिन हुआन की ओर पीठ कर ली, लेकिन केवल उसकी पीठ से ही लिन हुआन बता सकता है कि यह व्यक्ति झो मानरू का पूर्व प्रेमी गाओ फैंग है।
यदि लिन हुआन अभी भी अनुमान नहीं लगा सकता कि इस समय क्या हुआ था, तो वह फिर से प्राथमिक विद्यालय में वापस जा सकता है। घृणित बात है, यहाँ तक कि महिलाओं को नशीला पदार्थ देने जैसी चीजें भी करना। यद्यपि लिन हुआन आमतौर पर बहुत ही दयनीय है, लेकिन वे सभी दूसरे पक्ष की स्वीकार्य सीमा के भीतर छेड़छाड़ करते हैं, बजाय इसके कि वे सीधे तौर पर गाओ फैंग की तरह एक महिला के शरीर पर कब्जा करने के लिए अभद्र और बेशर्म तरीकों का उपयोग करें। सौभाग्य से लिन हुआन ने देखा कि जो मानरो का अंडरवियर अभी भी वहीं था, जिससे पता चला कि गाओ फैंग वास्तव में सफल नहीं हुआ था। ये सोचकर लिन हुआन ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और सीधे जो मानरो के अपार्टमेंट में प्रवेश करने के लिए दीवार प्रवेश तकनीक और अदृश्यता तकनीक का इस्तेमाल किया। गाओ फैंग ने अश्लीलता से देखा टिल्डर बुरी नजर से जो मानरो को देखा जो बेहोशी की हालत में था। कामुक रूप से टिल्डर मुस्कुराया और कहा, जब मैं तुमसे प्यार करता था तो तुमने मुझे अपने शरीर को छूने के लिए कुछ नहीं कहा। तुमने जो कहा वह शादी की रात तक इंतजार करना होगा। मुझे शरीर दो। परिणाम स्वरूप क्या आप अभी भी उस पुरुष सहकर्मी के साथ मिलजुल कर रह रही हैं? अब सब ठीक है। लाओ अजू मिला पानी पीने के बाद तुम इंतजार कर रहे हो कि लाओ अजू तुम्हारे टूटे जूतों को जोर से बजाएगा। जब आवाज जमीन पर गिरी तो गाओ फैंग को जो मानरो के अंडरवियर को फाड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाना पड़ा। मैं तुम्हारे चाचा के पास जा रहा हूँ। लिन हुआन ने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए गाओ फैंग की आत्मा बात सुनी थी। जब उसने देखा कि गाओ फैंग और भी बुरे काम करने वाला है, तो उसके दिल का गुस्सा और नहीं रुक सका। लिन हुआन ने अपना दाहिना पैर उठाया और गाओ फैंग की कमर की ओर एक कोड़ा मारा। बूम! चोटी पर ऐसा लगा जैसे किसी भारी घेराबंदी के हथौड़े से वार किया गया हो और वह बगल में उड़ गई। लिविंग रूम की दीवार से टकराने के बाद वह निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। पुकारना। लिन हुआन ने एक बुरी सांस ली और गाओ फैंग की लात मारने के बाद उसके दिल में बुरी भावना भी गणना की गई थी। गाओ फैंग की शारीरिक फिटनेस बहुत अच्छी है। लिन हुआन द्वारा इतनी जोर से लात मारने के बाद भी वह बेहोश नहीं हुआ, बल्कि उसने एक हाथ से अपनी कमर और दूसरे हाथ से दीवार को धंक लिया और बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। फिर गाओ फैंग ने लिन हुआन की ओर देखा जो सोफे के बगल में खड़ा था और उसके चेहरे पर दर्दनाक अभिव्यक्ति तुरंत घबराहट में बदल गई। गाओ फैंग को याद आया कि उसने दरवाजा बंद कर दिया था और उसने अभी तक किसी के द्वारा चाबी से दरवाजा खोलने की आवाज नहीं सुनी थी। यदि ऐसा है तो लिन हुआन अंदर कैसे आया, वह चुपचाप उसके पीछे कैसे चला और उसे बाहर कैसे निकाल दिया? ये सोचकर गाओ फैंग अंततः डर के मारे चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। भूत भूत! लिन हुआन तब अचंभित रह गया जब उसने दीवार पर चोटी को खड़ा देखा और फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं बेहोश नहीं हुआ। गाओ फैंग का दर्दनाक माथा ठंडे पसीने से तर था, लेकिन फिर भी उसने दर्द सहन किया और पूछा, तुम अंदर कैसे आए? लिन हुआन ने पूछा, आपने जो मानरू को जो पानी पिलाया था उसमें आपने कौन सी दवा डाली थी? पहले तो मुझे जवाब दो। गाओ फैंग चिल्लाया जैसे कि उस पर कोई भूत सवार हो गया हो। वह जानता था कि उसने जो किया है वह एक गंभीर अपराध है। योजना के अनुसार वह जो मानरू पर हमला करने के बाद उसे धमकी देने के लिए दूसरे पक्ष की तस्वीरें लेगा। संभवतः जो मानरू अपनी प्रतिष्ठा के कारण कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अब लिन हुआन ने उसकी गलती तोड़ दी है। अब वो पागल कैसे नहीं हो सकता? लिन हुआन ने व्यंग्य करते हुए कहा, मैं अब भी खुद पर चिल्लाने की हिम्मत कर रहा हूँ। मैं वास्तव में नहीं जानता कि कैसे जीना या मरना है। लात ने उसे गुस्से से भर दिया। इस समय उसके दिल में अभी भी आग थी, खासकर जब उसने जो मानरू को अनजाने में अपने शरीर की अंगड़ाई लेते हुए उसके चेहरे पर लालिमा देखते हुए सुना। लिन हुआन के दिल की आग फिर से भड़क उठी। मुझे बताओ, तुम इंसान हो या भूत? तुम चुपचाप यहाँ कैसे आ सकते हो? गाओ फैंग पागलों की तरह दहाड़ता रहा। लिन हुआन धीरे धीरे गाओ फैंग के पास गया, अपना हाथ उठाया और उसके चेहरे पर 2 बार थप्पड़ मारे। मुझे बताओ, तुमने जो मानरू को कौन सी दवा दी थी? इस अपमान से आहत गाओ फैंग लिन हुआन पर चिल्लाया। उसकी आत्मा टूटने वाली है, वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह अपने सामने खड़े उस भयानक आदमी को मार डालना चाहता है। लिन हुआन ने एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी की और अपने पैर से गाओ फैंग के पेट पर लात मारी, जिससे गाओ फैंग सीधे जमीन पर गिर गया। मैं आपसे फिर पूछूंगा, आपने जो मानरू को कौन सी दवा दी थी? लिन हुआन ने अपना दाहिना पैर गाओ फैंग की बांह पर रखा और ठंडे स्वर में पूछा। हाँ, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? गाओ फैंग अभी भी बहुत कठोर है। मुझे मत बताओ। लिन हुआन ने अपना दाहिना पैर बुरी तरह से कुचल दिया। क्या? गाओ फैंग ने सुअर की तरह चीख मारी। उसे लगा कि लिन हुआन उसकी बांह को कुचल देगा। बताओ, तुमने जो मानरू को कौन सी दवा दी थी? लिन हुआन का जानलेवा इरादा इसी वक्त शुरू हो चुका था। अगर गाओ फैंग ने कुछ नहीं कहा होता तो लिन हुआन को पता नहीं था कि वो क्या पागलपन करेगा। देवी भी पागल है और देवी भी पागल है। गाओ फैंग अंततः इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और दर्द के प्रभाव में उसकी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। लिन हुआन ने पूछना जारी रखा, क्या यह चुन दवा है? क्या इसका कोई मारक है? यह एक चुन दवा है, एक मजबूत चुन दवा, और इसका कोई मारक नहीं है। गाओ फैंग दर्द बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए वे सभी भर्ती हो गए। ये जवाब सुनकर लिन हुआन ने मन ही मन राहत की सांस ली। उसे डर था कि गाओ फैंग ने जो मानरू को जो दिया है वह 2 उत्पादों जैसी ही एक शक्तिशाली नशीली दवा होगी। अगर ऐसा हुआ तो जो मानरू की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर यह सिर्फ चुन दवा है तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। आमतौर पर समय बीतने के साथ चुन दवा का असर अपने आप खत्म हो जाएगा। बस निश्चिंत रहें। लेकिन लिन हुआन ने शिखर को जाने देने की योजना नहीं बनाई थी। गाओ फैंग ने जो किया वह आपराधिक कानून में एक प्रयास, एक घोर अपराध है, और यह जो मानरू को एक मनोवैज्ञानिक छाया लाएगा जिसे लंबे समय तक ठीक करना मुश्किल होगा। इसलिए लिन हुआन को गाओ फैंग को दंडित करना चाहिए। बस जो मानरू की प्रतिष्ठा की खातिर वह सीधे पुलिस को फोन नहीं करना चाहता था। हाँ, लिन ईश्वर स्तरीय एजेंट प्रणाली, फैनम डीएल द्वारा प्रकाशित। अध्याय 84। पाखंड एक बीमारी है। बुराई मत देखो, बुराई मत देखो। लिन हुआन ने अपनी आंखों को अपने हाथों से ढक लिया और फिर कुछ देर तक अपनी उंगलियों के बीच से झांकता रहा। उसने सचमुच बस थोड़ी देर के लिए ही झांका। थोड़ी देर बाद लिन हुआन ने अपनी लार पोंछी, जो मानरू की थोड़ी कुंद तकनीक को देखा और आह भरी। निश्चित रूप से वह एक अनुभवहीन नौसिखिया है और उसकी तकनीक बिल्कुल भी पेशेवर नहीं है। हालांकि वह खुद भी एक नौसिखिया है, लेकिन डोंगेन की कई फिल्में हैं जिन्हें वह देखना पसंद नहीं करता। उसकी धारणा में उन महिलाओं की तकनीकें बेहद कुशल और पेशेवर है। वे इस समय जो मानरू के कार्यों से कई गुना ज्यादा मजबूत है और प्रभाव स्वाभाविक है। यह बादल और कीचड़ का अंतर भी है। इस वजह से भले ही जो मानरू पहले से ही सहज रूप से झांसा दे रही हो, फिर भी वह दर्दनाक दिखती है। बटलर, क्या सिस्टम मॉल में चुन दवा जैसे कि मारक को हल करने के लिए कुछ है? लिन हुआन जो मानरू को इतना असहज होते देख बर्दाश्त नहीं कर सका, लेकिन वह व्यक्तिगत रूप से उसकी मदद भी नहीं कर सकता था। अगर उसने सचमुच ऐसा किया होता तो गाओ फैंग जैसे घटिया इंसान से उसका क्या फर्क पड़ता? इसलिए उसे सिस्टम स्टीवर्ड से कुछ पूछना ही पड़ा। इसका कोई तोड़ नहीं है, बटलर ने बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के कहा। लेकिन मॉल में एक कौशल पुस्तक है जो वर्तमान स्थिति के लिए बहुत उपयुक्त है। कौन सी कौशल पुस्तक? लिन हुआन को तुरंत दिलचस्पी हो गई। बटलर ने उत्तर दिया, मेजबान द हैंड ऑफ काटो टाका का विस्तृत परिचय देख सकते हैं। लिन हुआन ये नाम सुनकर चौंक गया, फिर बहुत खुश हुआ। ताका काटो कौन है? टोयो के आईवी मेल यू में ताका काटो का दबदबा है, जिन्हें 20वीं सदी का सम्राट कहा जाता है। अनौपचारिक आंकड़ों के अनुसार काटो ताका के साथ काम करने वाली आईवी मेल यू की महिलाओं की संख्या 8000 तक है। कई हार्ड ड्राइव देवियों ने उनके साथ काम किया है, उन सभी ने उनके साथ काम करना जारी रखने की इच्छा व्यक्त की है। ताका काटो इतने मशहूर क्यों हैं? इतनी सारी हार्ड ड्राइव देवियां उनके लिए इतनी लालायत क्यों हैं? इसका अंदाजा उनके उपनाम गोल्ड फिंगर से लगाया जा सकता है। काटो टाका की सुनहरी उंगली एक जादुई हुनर मानी जाती है, और अब बटलर ने तो यहां तक कह दिया है कि सिस्टम मॉल में काटो टाका के हाथ की एक हुनर किताब भी है। लिन हुआन का उत्साह भला कैसे कम होगा?
लिन हुआन ने सूखी खांसी की नाखुश होने का नाटक करते हुए पूछा, बटलर तुम बहुत बुरे हो। नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि सिस्टम डेवलपर बहुत बुरा है। वो इस तरह की चीज को सिस्टम स्टोर में कैसे रख सकता है? बटलर, यदि होस्ट को इस कौशल पुस्तिका की आवश्यकता नहीं है तो सिस्टम इसे स्वचालित रूप से हटा देगा। लिन हुआन आश्चर्यचकित रह गया और फिर उसने सिस्टम से एक संकेत सुना, डिंग, क्या होस्ट निश्चित रूप से हैंड्स ऑफ काटो टाका को हटा देगा? लिन हुआन को अचानक ऐसा लगा जैसे वह कोई पत्थर उठाकर अपने पैर पर मार रहा हो। वह तुरंत हंसा और बोला, नहीं, मुझे लगता है कि यह चीज भद्दी है, लेकिन इसका कोई संदर्भ नहीं है। इसे अभी रख लो, अगर समय मिला तो मैं इस पर शोध करूंगा। इस समय प्रबंधक ने कहा, मेजबान को याद दिलाओ कि पाखंड एक बीमारी है और इसका इलाज संभव है। ये शब्द सुनकर लिन हुआन का चेहरा तमतमा गया। बटलर, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। काटो ईगल का हाथ अच्छा है, लेकिन लिन हुआन का ऐसा कोई जादुई कौशल इस्तेमाल करने का इरादा नहीं है। अगर वह जो मानरू की इस तरह मदद करता है और अगर उसे इसके बारे में पता चलता है तो क्या यह दूसरों का फायदा उठाने का शक नहीं होगा? लिन हुआन जो मानरू की चुन दवा को दूर करने के लिए केवल एक सौम्य, इतना अजीब तरीका नहीं अपना सकता है ताकि एक ईमानदार और प्यारे छोटे आदमी की उसकी छवि के अनुरूप हो सके। ये सोचते हुए उन्होंने पूछना जारी रखा, बटलर, क्या आप मुझे एक विश्वसनीय सुझाव दे सकते हैं? प्रबंधक ने कहा, यह अनुशंसा की जाती है कि मेजबान ईश्वर स्तरीय तोहना का उपयोग करें। हालांकि यह काटो टाका का हाथ जितना प्रभावी नहीं है, फिर भी यह वर्तमान स्थिति के लिए उपयुक्त है। लिन हुआन ने अपनी भौहें उठाई, सच में? बटलर ने जवाब दिया, मेजबान कोशिश कर सकता है। इस समय जो मानरू का चेहरा और भी दर्दनाक होता जा रहा था। ये देखकर लिन हुआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत प्रबंधक के सुझाव का पालन करते हुए जो मानरू के शरीर की मालिश कर दी। एक प्राचीन चीनी चिकित्सा तकनीक के रूप में तोहना में क्यूई और रक्त को बढ़ावा देने, चोटों और दर्द को ठीक करने, बुराइयों को दूर करने और यिन और यांग को समेटने का उपचारात्मक प्रभाव है। जैसे जैसे लिन हुआन के हाथ जो मानरू के ज़ैड शरीर के चारों ओर घूमते रहे, जो मानरू ने अब खिंचाव की आवाज नहीं की, उसकी सांस धीरे धीरे स्थिर हो गई और उसका रंग अब बीमार सा लाल नहीं रहा। पुकारना। काफी देर बाद जब मालिश खत्म हो गई तो लिन हुआन ने राहत की सांस ली और अपने माथे से पसीना पोंछने के लिए अपना हाथ उठाया। तोहना उन महिलाओं के लिए एक तकनीकी नौकरी है जिन्होंने चुन दवा ली है, विशेष रूप से जो मानरू जैसी सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों के लिए जो लगभग नग्न है। अभी लिन हुआन को अपने सामने की महिला द्वारा बहकाए बिना अपनी नजर, नाक और दिल को बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। हालांकि चुन की दवा ठीक हो गई थी, फिर भी जो मानरू नहीं जागा। लिन हुआन ने सोचा, यह बहुत ज्यादा थकान की वजह से हुआ होगा। अब समय है शिखर से निपटने का। लिन हुआन ने फोन उठाया और फॉसेट का फोन नंबर डायल किया। लोंगटॉ, मैं आपसे एक एहसान मांगना चाहता हूं। फोन के दूसरे छोर पर हान कियानशान ने गंभीरता से कहा, क्या आप मुसीबत में हैं? अब लिन हुआन ने बताया कि गाओ फैंग ने जो मानरू के साथ क्या किया था। लिन हुआन का कथन सुनने के बाद हान कियानशान थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और थोड़ी देर बाद उसने कहा, इस तरह की बात ड्रैगन की छाया के दायरे से संबंधित नहीं है। आप ड्रैगन शैडो के नेता हैं। इस तरह के बदमाशों से निपटने के लिए आपके पास कई उपाय होने चाहिए। लिन हुआन ने अनिच्छा से कहा, अगर मैं छोटी स्थानीय पुलिस को सौंप दूं तो मेरी पहचान आसानी से उजागर हो जाएगी, तो क्या आप जो बातें बता रहे हैं वे पूरी नहीं होंगी? तुम बच्चे मुझे धमकी दे रहे हो। हान कियानशान मुस्कुराया और डांटा, ठीक है, मैं एक बार अपवाद करूंगा, लेकिन उदाहरण के तौर पर नहीं। और सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका को बचाने वाले हीरो पर ध्यान केंद्रित मत करो। तुम्हें वो सब करना चाहिए जो मैं समझाऊं। हान कियानशान भी गाओ फैंग की तरह मेल से नफरत करता है, इसलिए हालांकि ड्रैगन की छाया इस मामले से निपटेगी, कुत्तों और चूहों का संदेह होगा, लेकिन लिन हुआन को मन की शांति के साथ कार्य पूरा करने देने के लिए हान कियानशान को अपने हाथ का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है। विशेषाधिकार। लिन हुआन ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं कार्य पूरा करने का वादा करता हूँ। फोन रखने के बाद लिन हुआन गाओ फैंग को अपने अपार्टमेंट में ले गया। वह नहीं चाहता था कि जो मानरू देखे कि गाओ फैंग के साथ गुप्त रूप से कैसे व्यवहार किया जा रहा है। ऐसे में कई बातें समझाना मुश्किल हो जाएगा। कुछ ही देर में किसी ने लिन हुआन के घर का दरवाजा खटखटाया। किंग्या, तुम यहाँ क्यों हो? दरवाजा खोलते ही लिन हुआन को एहसास हुआ कि जो व्यक्ति आया था वह झाओ किंग्या था, जिसे बहुत समय से नहीं देखा गया था। उसके पीछे काले कपड़े पहने, धूप का चश्मा पहने दो आदमी थे। शून्य स्वर में कहा, इसे पुलिस को दे दो और फिर मुकदमा दायर करो। क्या ऐसा नहीं है? लिन हुआन चौंक गया। पुलिस को सीधे बुलाने और क्या फर्क है? बेशक एक अंतर है। झाओ किंग्या ने उस समय गाओ लेंग देवी फैंग को फिर से शुरू किया और स्पष्ट रूप से कहा, हमारे हस्तक्षेप के साथ पीड़ित को केवल एक स्वीकारोक्ति प्रदान करने की आवश्यकता है और हम अन्य मामलों से निपटेंगे। क्या अदालत इसे मंजूरी देगी? लिन हुआन ने हैरानी से पूछा। झाओ किंग्या ने कहा, ड्रैगन शैडो द्वारा एकत्र की गई जानकारी सीधे सुप्रीम चीफ के कार्यालय में प्रवेश कर सकती है और यह सिर्फ एक साधारण क्यूजे मामला है। हम निर्णायक सबूत एकत्र करेंगे और अदालत निश्चित रूप से इसे मंजूरी देगी। ठीक है। लिन हुआन ने सिरदर्द से अपनी कनपटियां रगड़ी और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, तो क्या आप उन दो सज्जनों को फिर से चोटी वापस ले जाने दे सकते हैं जो अभी आए हैं? क्यों? झाओ किंग्या इस बार हैरान था। मैंने शुरू में इस घटना को चुपचाप गुजर जाने देने की योजना बनाई थी और कोशिश की थी कि जो मानरू पर इसका कोई असर न पड़े। इस बिंदु पर लिन हुआन ने आहभरी और उपदेश देना जारी रखा। अब लगता है कि मुझे जो मानरू को शिखर तक पहुंचाना ही होगा। इस समय वह यह भी समझना चाहता था कि जो मानरू के लिए यह मान लेना असंभव था कि यह घटना पहले कभी नहीं हुई थी। ऐसे में उसे गाओ फैंग से दोबारा मिलना जरूरी लग रहा था। हो सकता है जो मानरू द्वारा शिखर पर अपना गुस्सा निकालने के बाद वह तेजी से छाया से बाहर निकल जाए। नादान। झाओ किंग्या ने लिन हुआन की ओर देखा और गुस्से और मजाकिया लहजे में कहा, इस तरह की बात को पीड़ित से कैसे छिपाया जा सकता है? बात करने के बाद उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और काले कपड़े पहने उन दो आदमियों को फोन किया। ज्यादा देर नहीं लगी जब वे बिना किसी भाव की चोटी लेकर वापस लौट आए। लिन हुआन ने अजीब तरीके से उन्हें वापस लाने का कारण समझाया और फिर झाओ किंग्या के अनुरोध पर उन्होंने जो मानरू का घर खोल दिया। मनरू, उठो। लिन हुआन सोफे पर गया और जो मानरू की बाहों को धीरे से थपथपाते हुए धीरे से पुकारा। ईश्वर। मनरू, उठो। लिन हुआन सोफे पर गया और जो मानरू की बाहों को धीरे से थपथपाते हुए धीरे से पुकारा। ठीक है। जो मानरू ने अपनी आंखें खोली, उसने लिन हुआन और झाओ किंग्या को देखा जो पहले कभी नहीं मिले थे और फिर उसने लगभग नग्न शरीर को देखा। जो मानरू ने यह सोचकर तुरंत चीख मारी कि गाओ फैंग ने उसके साथ क्या किया था। ये देखकर लिन हुआन ने जल्दी से सांत्वना दी। ये ठीक है मनरू, गाओ फैंग सफल नहीं हुआ, वह मेरे द्वारा नियंत्रित किया गया है। लिन हुआन और झाओ किंग्या के दिलासा देने के बाद जो मानरू अंततः शांत हो गया। जो मानरू के कपड़े उतारने के बाद झाओ किंग्या ने धीरे से पूछा, मैं लिन हुआन का दोस्त हूं और एक पुलिसकर्मी भी हूं। अब क्या आप हमें गाओ फैंग के अपराध के बारे में बता सकते हैं? हालांकि जो मानरू को आश्चर्य हुआ कि लिन हुआन का इतना सुंदर पुलिस मित्र कैसे था, फिर भी उसने संदेह को सहन किया और कहानी फिर से सुनाई। तभी लिन हुआन को पता चला कि गाओ फैंग ने झूठ बोला था कि वह जो मानरू से माफी मांगना चाहता था। दरवाजे में घुसने के बाद उसने उसके लिए एक गिलास पानी बनाने में बहुत मेहनत की। गाओ फैंग के भयावह इरादे से अनजान जो मानरू ने चुन दवा वाला पानी का गिलास पी लिया। जो मानरू को निम्नलिखित बातें स्पष्ट रूप से याद नहीं थी। तुमने मुझे कैसे बचाया? जो मानरू ने लाल आंखों से लिन हुआन की ओर देखते हुए पूछा। लिन हुआन ने अपनी नाक को छुआ और संक्षेप में कहानी सुनाई। बेशक उसने अपनी अदृश्यता और दीवार भेदने की तकनीक का खुलासा नहीं किया, बस इतना बताया कि उसने ताला खोलना सीख लिया है। न तो जो मानरू और न ही झाओ किंग्या ने उनके स्पष्टीकरण पर संदेह व्यक्त किया।
उसकी बात सुनने के बाद जो मानरो ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, धन्यवाद लिन हुआन, अगर यह आपके लिए नहीं होता तो मैं बस ये बात कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब वे बातें कर रहे थे, झाओ किंग्या ने आधा गिलास पानी इकट्ठा कर लिया था। ये शिखर का एक अपराध प्रमाण है जो भविष्य में बहुत काम आएगा। लिन हुआन ने आह भरी और कहा, अब गाओ फैंग मेरे घर में है, क्या आप उसे देखना चाहेंगे? गाओ फैंग का नाम सुनते ही जो मानरो की आंखें बदल गईं। गहन मानसिक संघर्ष के बाद उसने जोर से सिर हिलाया और कहा, अच्छा, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। इस समय गाओ फैंग भी जाग गया था। काले कपड़ों वाले दो आदमियों द्वारा अंदर लाए जाने के बाद उसने घबराहट में लिन हुआन को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? वे कौन है? लिन हुआन ने व्यंग्य किया, वे पुलिस हैं और अब आपको गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे झाओ किंग्या ने कहा कि वह एक पुलिसकर्मी थी, लिन हुआन ने भी ड्रैगन शैडो के दो रसद कर्मियों को पुलिस के रूप में संदर्भित किया। पहला अपनी असली पहचान को छिपाने के लिए और दूसरा गाओ फैंग को डराने के लिए। यकीनन ये सुनकर गाओ फैंग के पैर ढीले पड़ गए और वह डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसने जो मानरू की ओर देखा और लगभग विनती करते हुए कहा, मानरू, हमारे रिश्ते की खातिर तुम इसे जाने दो, मुझे एक बार करने दो, मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। शायद इसलिए कि गाओ फैंग वास्तव में सफल नहीं हुआ था। जो मानरू इस समय बहुत शांत थी, उसने बस गाओ फैंग को ठंडी नजरों से देखा और पूछा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहते हो? गाओ फैंग इस समय बहस करना नहीं भूले, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, इसलिए कृपया इस बार मुझे माफ कर दो, ठीक है मनरू? ये सुनकर लिन हुआन शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। मैं रगड़ता हूं, इस दोस्त की बेशर्मी बस सनसनीखेज है। झाओ किंग्या ने थोड़ा भुएं चढ़ाई। इस चोटी की तुलना में लिन हुआन एक शुद्ध सफेद फूल था। जो मानरू स्वाभाविक रूप से इन शब्दों से धोखा नहीं खाएगी। उसने ऐसे लहजे में कहा जिससे पता नहीं चला कि वह घृणा थी या निराशा। मुझसे प्यार करते हो, मुझे चाहते हो? ओह गाओ फैंग, तुम सच में एक बदमाश हो। लिन हुआन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, जब आप युवा थे तो कुछ बदमाश किसे पसंद नहीं थे? जैसे ही उसने ये कहा, वहां उपस्थित सभी लोगों ने उसे अजीब नजरों से देखा। लिन हुआन ने अपनी नाक को छुआ और अजीब तरह से मुस्कुराई। खांसी खांसी, मैंने बस लापरवाही से कहा था, ज्यादा मत सोचो। गाओ फैंग ने फिर भी अनिच्छा से कहा, मनरू, मैं जेल नहीं जाना चाहता, कृपया इस बार मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। बोलते समय वह सचमुच जोर से घुटनों के बल बैठ गया। जो मानरू ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, बस इंतजार करो और जेल जाओ। नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहता, मैं सचमुच जेल नहीं जाना चाहता। भविष्य में कई साल जेल में बिताने के विचार से गाओ फैंग की मानसिकता पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। झाओ किंग्या ने घृणा से हाथ हिलाया, उसे ले जाओ। काले कपड़े पहने दो लोगों ने भी गाओ फैंग नामक बदमाश को नीचे नजर से देखा और उसी समय उन्होंने हिंसक तरीके से चोटी को उठा लिया और फिर उसे बाहर निकाल दिया। उनके जाते ही जो मानरू ने कहा, आप भी, मैं थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता हूं। लिन हुआन और झाओ किंग्या ने एक दूसरे को देखा, फिर जो मानरू को कुछ और शब्द कहकर सांत्वना दी और फिर बाहर चले गए। अपने अपार्टमेंट में लौटते हुए लिन हुआन ने झाओ किंग्या से कहा, इस बार धन्यवाद। मुझे धन्यवाद मत कहो, मैं तो बस नेता के आदेश का पालन कर रहा हूं। झाओ किंग्या की आवाज अभी भी थोड़ी ठंडी थी। लिन हुआन जानती थी कि उस दिन जो हुआ उसके बारे में वह अभी भी गुस्से में होगी, इसलिए उसने विषय बदल दिया और कहा, क्या गायब होने के मामले में प्रगति हुई है? ये बोलते हुए झाओ किंग्या ने फिर से भुएं चढ़ाई, अभी नहीं। लिन हुआन ने चिंतित होकर पूछा, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं? झाओ किंग्या ने उदास होकर कहा, कोई जरूरत नहीं है। लिन हुआन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, अभी भी ईर्ष्या हो रही है। झाओ किंग्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह इस वाक्य से मौन सहमति जता रही थी। स्तरीय एजेंट प्रणाली। अध्याय 86 हुक पर बड़ी मछली, मैंने तुम्हें एक उपहार खरीदा है। लिन हुआन रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया, फिर उसने एलवी स्टोर में झाओ किंग्या के लिए चुना गया रंगीन ब्लॉक प्रिंट सूट निकाला। अद्यतन 27 अक्टूबर 2024। ये है। झाओ किंग्या ने इसे देखा और तुरंत आश्चर्य से पूछा, एलवी का उच्च स्तरीय रेडी टू वियर। लिन हुआन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, जब मैं आज खरीदारी कर रहा था तो मुझे लगा कि यह पोशाक आपके मूड के अनुरूप होगी, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। चलो देखते हैं कि यह फिट बैठता है या नहीं। तुमने सचमुच मेरे लिए खरीदा है? झाओ किंग्या हैरान थी। उसने सोचा भी नहीं था कि लिन हुआन के पास एलवी के महंगे रेडी टू वियर कपड़े खरीदने के लिए पैसे कैसे थे। उसकी राय में लिन हुआन शुरू से ही एक गुप्तचर था। बेशक, मैंने इसे आपके लिए खरीदा है। लिन हुआन थोड़ा असमंजस में था। मैंने इसे आपके आकार के अनुसार चुना है। तुम्हें मेरे कपड़ों का साइज कैसे पता? झाओ किंग्या और भी उलझन में थी। पिछली बार जब मैं तुम्हारे साथ शांजिंग में कपड़े खरीदने गई थी, तब मैंने चुपके से तुम्हारा नाप नोट कर लिया था। लिन हुआन ने पलकें झपकाईं और कहा, सच कहूं तो तुम वाकई बहुत अच्छी हालत में हो। ये सुनकर झाओ किंग्या शर्मा गई और ट्वीट किया, धोखेबाज। महिलाओं को सुंदरता पसंद होती है। हालांकि झाओ किंग्या एक ठंडी देवी है, लेकिन जब उनके सामने कोई खूबसूरत पोशाक रखी जाती है तो वो उसे अपने शरीर पर पहनने से खुद को रोक नहीं पाती। झांकना मना है। लिन हुआन को याद दिलाने के बाद झाओ किंग्या ने अपने कपड़े उठाए और बेडरूम में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। लिन हुआन ने अपनी नाक को छुआ और खुद से कहा, यदि आप देखना चाहते हैं तो आप दरवाजा बंद कर सकते हैं। हालांकि लिन हुआन ने झाओ किंग्या की पोशाक को देखने के लिए अपने दिव्य दृष्टि कौशल का उपयोग नहीं किया, क्योंकि उन्होंने पहले ही जो मानरू के मामलों के लिए 400 ईश्वर स्तरीय एजेंट प्रणाली। फैनम डीएल द्वारा प्रकाशित। मैंने आपके लिए एक उपहार खरीदा है। लिन हुआन रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और फिर उसने एलवी स्टोर में झाओ किंग्या के लिए चुनी गई कलर ब्लॉकिंग प्रिंटेड ड्रेस निकाली। ये है। झाओ किंग्या ने एक नजर डाली और तुरंत आश्चर्य से पूछा, एलवी का उच्च स्तरीय रेडी टू वियर। लिन हुआन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, जब मैं आज खरीदारी कर रहा था तो मुझे लगा कि यह पोशाक आपके स्वभाव से मेल खाएगी, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। इसे पहनकर देखें कि यह फिट बैठता है या नहीं। सचमुच मेरे लिए खरीदा है? झाओ किंग्या को शक हुआ। उसने सोचा भी नहीं था कि लिन हुआन के पास एलवी के महंगे रेडी टू वियर कपड़े खरीदने के लिए पैसे क्यों होंगे, क्योंकि उसकी नजर में लिन हुआन असल में एक छुपा हुआ आदमी था। बेशक मैंने इसे आपके लिए खरीदा है। लिन हुआन थोड़ा असहाय था। मैंने इसे आपके आकार के अनुसार चुना है। तुम्हें मेरे कपड़ों का साइज कैसे पता? झाओ किंग्या और भी उलझन में पड़ गई। पिछली बार जब मैं तुम्हारे साथ शांजिंग में कपड़े खरीदने गई थी, तब मैंने चुपके से तुम्हारा साइज लिख लिया था। लिन हुआन ने पलकें झपकाईं और कहा, सच कहूं तो तुम वाकई बहुत अच्छी हालत में हो। ये सुनकर झाओ किंग्या शर्मा गई और ट्वीट किया, दुष्ट। महिलाओं को सुंदरता बहुत पसंद होती है। हालांकि झाओ किंग्या एक बेहद ठंडी देवी है, लेकिन जब उनके सामने कोई खूबसूरत पोशाक रखी जाती है तो वो उसे अपने शरीर पर पहनने की इच्छा को रोक नहीं पाती। बिना झांके लिन हुआन को चेतावनी देने के बाद झाओ किंग्या ने ड्रेस उठाई और बेडरूम में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। लिन हुआन ने अपनी नाक को छुआ और खुद से कहा, यदि आप झांकना चाहते हैं तो आप दरवाजा बंद कर सकते हैं। हालांकि लिन हुआन ने झाओ किंग्या के पहनावे पर नजर रखने के लिए दिव्य दृष्टि कौशल का उपयोग नहीं किया, क्योंकि उसने पहले ही जो मानरू के मामलों के लिए 400 सिस्टम पॉइंट खर्च कर दिए थे। अब उसके पास सिर्फ 4960 पॉइंट बचे हैं। अपनी वासना को शांत करने के लिए वह 200 पॉइंट खर्च कर देगा। लिन हुआन ऐसा नहीं करेगा। लगभग 5 मिनट के बाद झाओ किंग्या ने आखिरकार कपड़े पहने और बाहर चला गया। क्या यह अच्छा लग रहा है? झाओ किंग्या ने लिन हुआन के सामने लाल चेहरे के साथ खड़े होकर धीरे से पूछा। इस समय लिन हुआन पहले से ही अचंभित थी। ये कलर ब्लॉकिंग प्रिंटेड ड्रेस झाओ किंग्या पर वाकई जच रही थी। उसका फिगर बहुत अच्छा था। इस ड्रेस को पहनने के बाद उसका फिगर और भी स्लिम हो गया। वसा के निशान के बिना ज़ायद हथियार, ऊंची डबल चोटियां, पूरी पकड़ के साथ पतली कमर और पतला सभी निर्माता की उत्कृष्ट कृतियां हैं। देवी पंखा फट रहा है। क्या बेवकूफ है? झाओ किंग्या ने शर्माते हुए कहा। आह, लिन हुआन जाग गया और प्रशंसा करते हुए बोला, यह अच्छा लग रहा है, यह बहुत अच्छा है। सच में? झाओ किंग्या ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन मुझे लगता है कि स्कर्ट थोड़ी छोटी है। वह पहले भी लंबी स्कर्ट पहनती थी, कम से कम अपने घुटनों को ढकने के लिए, लेकिन लिन हुआन ने जो स्कर्ट उसके लिए खरीदी थी उससे उसके घुटने भी नहीं ढके थे, जिससे वह कुछ चिंतित हो गई थी।
मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है। आपके पैर पहले से ही सुंदर हैं, इसलिए आपको उन्हें थोड़ा और दिखाना चाहिए ताकि हमारे साथी पुरुष आपकी सराहना करें। लिन हुआन ने हल्के से मुस्कुराया। तुम्हारा मतलब है तुम चाहती हो कि दूसरे मर्द मेरे पैर देखें? झाओ क्विंगिया ने अपनी भौहें उठाई और गुस्से से कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। लिन हुआन ने अपना हाथ उठाया और कसम खाई। मुझे उम्मीद है कि केवल मैं ही आपके पैर देख पाऊंगा। झाओ क्विंगिया ने अब और बात नहीं की। उसे डर था कि अगर वह जारी रही तो वह अपने कुछ सच्चे विचारों को प्रकट कर देगी। लिन हुआन को निश्चित रूप से इस पर बहुत गर्व होगा। ये देखकर लिन हुआन ने लोहा गर्म होते हुए कहा, पिछली बार जो हुआ वह वास्तव में महज एक गलतफहमी थी। ये कपड़े जो मानरू के हैं, है ना? काफी देर बाद झाओ क्विंगिया कई दिनों से मन में उठ रहे संदेह को व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सकी। हाँ, लिन हुआन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और बताया कि उस दिन क्या हुआ था। ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। झाओ क्विंगिया ने मीठी मुस्कान के साथ अंततः लिन हुआन को माफ कर दिया। हो, लिन हुआन ने राहत की सांस ली। वह वास्तव में डर गया था कि झाओ क्विंगिया इस मामले में उलझ गया होगा। अब जब वह ठीक है, तो वह खुशी से देवी के साथ संबंध बना सकता है। टिल्डर स्पष्ट। ये सोचते हुए लिन हुआन ने संकोच से पूछा, देर हो रही है, रात के खाने के लिए मेरे साथ रुको, है ना? झाओ क्विंगिया ने थोड़ी देर तक हिचकिचाहट दिखाई और फिर सहमति दे दी। बात बस इतनी सी थी कि लिन हुआन, जो एक रूखा इंसान है, आमतौर पर कोई भी सामग्री तैयार नहीं करता, इसलिए दोनों पहले नीचे पास के सुपरमार्केट में रात के खाने के लिए कुछ सब्जियां और मांस खरीदने गए। वापस आकर झाओ क्विंगिया ने एप्रन पहना और रसोई में चली गई। लिन हुआन पहले भी मदद करना चाहता था, लेकिन झाओ क्विंगिया ने बेरहमी से मना कर दिया। तुम बड़े आदमी हो, रसोई में मत जाओ, बस खाने का इंतजार करो। ये शब्द सुनकर लिन हुआन की आंखों में आंसू आ गए। झाओ क्विंगिया जैसी ठंडी देवी का एक शास्त्रीय पक्ष भी है। कहा जा सकता है कि वह हॉल में जा सकती है, रसोई में जा सकती है, बाहर जाकर एक महिला बन सकती है, और बिस्तर। ये सोचकर लिन हुआन ने अपनी कल्पना को पंख लगाए और उसे पूरी उड़ान भरने दिया। एक अच्छे और स्पष्ट माहौल में उन दोनों ने अपना खाना खत्म किया और जब झाओ क्विंगिया ने बर्तन साफ किए तो लिन हुआन ने पूछा, क्या बेघर लोगों के गायब होने में कोई प्रगति नहीं हुई है? नहीं, मेरा सहकर्मी लंबे समय से बेघर होने का नाटक कर रहा है, लेकिन कोई दुर्घटना नहीं हुई है। ये कहते हुए झाओ क्विंगिया के चेहरे पर उदासी की एक झलक दिखाई दी। खरगोश का इंतजार करना बंद करो। लिन हुआन ने उसकी ठुड्डी को छुआ। क्या तुम्हारा सहकर्मी आवारा जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है? नहीं, उसका भेष और अभिनय कौशल उत्कृष्ट है। आवारा होने का नाटक करने में कोई समस्या नहीं है। झाओ क्विंगिया ने लिन हुआन की बात का सीधा खंडन किया। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप में से कुछ लोग वहां उसकी निगरानी कर रहे थे और अपराधियों ने उन्हें देख लिया था, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया? लिन हुआन ने विश्लेषण करने की कोशिश की। कोई निगरानी कर्मी नहीं है। झाओ क्विंगिया ने शिद्दत से अपना माथा रगड़ा। उसके शरीर पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा है, जैसे ही कोई उसका अपहरण करेगा मुझे तुरंत पता चल जाएगा। तो लिन हुआन चला गया। तभी झाओ क्विंगिया के शरीर पर रखा फोन अचानक बज उठा। उसने जल्दी से अपना मोबाइल फोन निकाला और उसे चेक किया। फिर वह मुस्कुराई और बोली, दूसरी पार्टी ने चारा खा लिया है। ओह, लिन हुआन ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, अब आप क्या करने जा रहे हैं? देखते हैं, इंतजार करते हैं। झाओ क्विंगिया ने सोचा, पिछली योजना ये थी कि एक बार जब मेरे सहकर्मी का अपराधियों द्वारा अपहरण कर लिया जाएगा तो उसे उन आवारा लोगों के पास ले जाने की पूरी संभावना होगी जो पहले गायब हो गए थे। उस समय वह मुझे फिर से एक संदेश भेजेगा। समझ गया, बेल का पीछा करो। लिन हुआन को कुंजी समझ में आ गई। झाओ क्विंगिया ने प्रशंसा भरी नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, अब हमें बस इंतजार करना है। समय बीतता गया। झाओ क्विंगिया को अपनी सहकर्मी से कोई जानकारी नहीं मिली। अंत में उसकी सहकर्मी की लोकेशन की जानकारी भी नक्शे से गायब हो गई। यह दृश्य देखने के बाद लिन हुआन और झाओ क्विंगिया दोनों डूब गए। ओह, दूसरे पक्ष के पास उच्च शक्ति वाला सिग्नल जैमर है। लिन हुआन के विचार में ड्रैगन शैडो एक विशेष रूप से शक्तिशाली संगठन है और इसके सदस्यों द्वारा बनाई गई योजना अचूक होनी चाहिए। अब यह इतनी निम्न स्तरीय गलती क्यों कर रहा है? इसलिए उन्होंने हैरानी से पूछा, सिग्नल जैमर, क्या आपने पहले इस पर विचार नहीं किया? बेशक, इस पर विचार किया जा सकता है, झाओ क्विंगिया ने भारी स्वर में कहा, लेकिन अगर आप हमारे लोकेशन ट्रैकर को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको मिलिट्री ग्रेड सिग्नल जैमर का इस्तेमाल करना होगा। ऐसा जैमर बहुत बड़ा होता है और आप इसे अपने साथ बिल्कुल नहीं ले जा सकते। लिन हुआन को अचानक एहसास हुआ, तो तुमने सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयारी कर ली है। भले ही वे ट्रैकर का सिग्नल ब्लॉक कर दें, कम से कम तुम्हें उनका गढ़ तो पता है ना? हाँ, झाओ क्विंगिया ने उस जगह की ओर इशारा किया जहां नक्शे पर आखिरी बार सिग्नल गायब हुआ था और कहा, यह उनका गढ़ होना चाहिए। तो फिर हम आगे क्या करेंगे? लिन हुआन भी इस मिशन में भाग लेना चाहता था। झाओ क्विंगिया ने उसे घूरते हुए कहा, मैं अकेले ही जाऊंगा। इस बार दुश्मन संभवतः डोंगेन शैडो के लोग होंगे, शायद मेरी जान को खतरा हो। अगर यह वैसा ही है जैसा तुमने कहा, तो मुझे भी शामिल होना पड़ेगा। लिन हुआन ने गंभीरता से कहा, मैं तुम्हें अकेले किसी साहसिक यात्रा पर नहीं जाने दूंगा। उसकी बातें सुनकर और उसकी तपती आंखों को देखकर झाओ क्विंगिया कुछ देर के लिए भावुक और अवाक रह गई। थोड़ी देर बाद उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चलो। झाओ टोंग की सुरक्षा के कारण झाओ क्विंगिया ने अब और देरी करने की हिम्मत नहीं की। वह खड़ा हुआ और लिन हुआन के पीछे भूमिगत पार्किंग स्थल तक चला गया। झाओ क्विंगिया अपनी नीली वोल्वो S900L के पास आई, ट्रंक खोला और लिन हुआन को दिखाया। तभी लिन हुआन ये देखकर दंग रह गया कि यह तो बस एक छोटा सा शस्त्रागार था। ट्रंक में ढेर सारी पिस्तौलें, माइक्रो बम, स्नाइपर राइफलें, सामरिक हथगोले, लड़ाकू वर्दी, बुलेट प्रूफ जैकेट और तरह तरह की बुलेट क्लिप थी। झाओ क्विंगिया ने सरलता से समझाया, मिशन आवश्यक है, इसलिए इन चीजों को कार के साथ ले जाना होगा। समझ गया। लिन हुआन ने गहरी सांस ली, अभी भी थोड़ा हैरान महसूस कर रहा था। जरा झाओ क्विंगिया के शब्दों को सुनिए, आप कुछ ऐसे हथियार चुने जिनमें आप अच्छे हैं, चलिए गाड़ी चलाते समय बात करते हैं। लिन हुआन ने शर्मिंदा होकर कहा, ओह, मैंने अमेरिका में कई बार बंदूक को छुआ है और मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। तो फिर तुम पिस्तौल ले लो। अपनी बात खत्म करने के बाद झाओ क्विंगिया ने मुट्ठी भर डेजर्ट ईगल और गोलियों का एक डिब्बा उठाकर लिन हुआन को दे दिया। उसने खुद एक ब्राउनिंग पिस्तौल और एक MP5 ले ली। ऐसा करने के बाद दोनों कार में सवार होकर उस स्थान पर पहुंचे जहां झाओ टोंग आखिरी बार गायब हुआ था। आधे घंटे बाद दोनों ने कार को सड़क के किनारे लगा दिया। फिर झाओ क्विंगिया ने कोने में एक लड़ाकू वर्दी पहन ली और लिन हुआन ने बुलेट प्रूफ बनियान पहन ली। उसके बाद वे एक परित्यक्त कारखाने के द्वार पर पहुंचे। ये जियांगन शहर के उपनगरीय इलाके में स्थित था। ये कभी एक तेल रिफाइनरी हुआ करती थी। पर्यावरण संरक्षण आवश्यकताओं के कारण लगभग 1000 एकड़ क्षेत्र में फैले इस कारखाने को स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे एक बड़ा क्षेत्र बेकार पौधों का कंकाल बन गया है। इस विशाल फैक्ट्री भवन को देखते हुए झाओ क्विंगिया ने गहरी आवाज में कहा, बेदो पोजिशनिंग सिस्टम से पता चलता है कि झाओ टोंग इसमें खोया हुआ ट्रैकिंग सिग्नल है। लिन हुआन थोड़ा असहाय था। दायरा थोड़ा बड़ा है। यह कारखाना लगभग 1000 एकड़ क्षेत्र में फैला है। यदि सटीक स्थान निर्धारित नहीं है तो रात भर खोजने पर भी यह नहीं मिलेगा। झाओ क्विंगिया ने अपना सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, बेदो पोजिशनिंग सिस्टम की सटीकता सेंटीमीटर स्तर की है। इसके बाद हमें नक्शे पर दिखाए गए स्थान पर बहुत सावधानी से पहुंचना होगा। दुश्मन किसी भी समय हमारे आगमन को देख सकता है और हमला कर सकता है। लिन हुआन ने गंभीरता से सिर हिलाया, यह जानते हुए कि यह कोई खेल नहीं था, बल्कि एक बेहद खतरनाक मिशन था। लेकिन चूंकि वह उसके साथ आया था, स्वाभाविक रूप से झाओ क्विंगिया को किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन है तो मेरा हाथ थाम लो। लिन हुआन ने बोलने के बाद अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। झाओ क्विंगिया ने लिन हुआन को संदेह से देखा। उसे समझ नहीं आया कि उसने क्या किया। अब तक लिन हुआन ने झाओ क्विंगिया के सामने अदृश्यता तकनीक दिखाने की योजना बना ली थी, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया था कि वह कैसे समझाए कि उसके पास यह अलौकिक क्षमता क्यों है। आखिरकार ईश्वर स्तरीय एजेंट प्रणाली ही उसका सबसे बड़ा रहस्य है और वह नहीं चाहता कि यह बात किसी को पता चले। मैं तुम्हारे लिए एक जादू का करतब दिखाऊंगा। लिन हुआन रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और झाओ क्विंगिया के कुछ कहने से पहले उसने चुपचाप कहा, प्राथमिक अदृश्यता। यह गायब हो गया। मूल रूप से झाओ क्विंगिया अभी भी सोच रही थी कि लिन हुआन इस समय भी कैसे हंसने के मूड में है, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि लिन हुआन उसकी आंखों से पूरी तरह उजल हो गया। पहले और बाद के बीच के इस तीव्र अंतर ने उसे तुरंत पीला कर दिया। अगर नहीं तो आखिरकार उसने अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया। मुझे डर है कि वह बहुत पहले ही चीख पड़ी होती।
ये देखकर कि प्रभाव अपेक्षा के अनुरूप था, लिन हुआन ने अदृश्यता तकनीक का प्रभाव हटा दिया। केवल मैं और आप ही इस रहस्य को जानते हैं। तुमने ये कैसे किया? झाओ क्विंगिया को सदमे से उबरने में काफी समय लगा, लेकिन वह अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जो कुछ उसने देखा वह वास्तव में हो रहा था, या ये सिर्फ एक जादू था। मैं तुम्हें बाद में ये समझाऊंगा, अभी अपना हाथ मुझे दो और मैं तुम्हें चुपचाप इसमें ले जाऊंगा। लिन हुआन ने फिर से झाओ क्विंगिया की ओर अपना हाथ बढ़ाया। जब तक मैं तुम्हारा हाथ थामे रहूं, क्या मैं भी वैसे ही गायब हो सकता हूं जैसे तुम अभी गायब हो गए? झाओ क्विंगिया को लगा कि वर्षों से बनी विश्व दृष्टि अब ढहने वाली है। क्या लिन हुआन कोई एलियन है, या वह उपन्यास द मॉन्क जैसे मंत्रों में सक्षम है? मैं अदृश्यता तकनीक का उपयोग करता हूं, जिसमें मानव शरीर भी शामिल है। मेरे द्वारा सीधे स्पर्श की गई सभी वस्तुएं अदृश्यता प्रभाव प्राप्त कर सकती हैं। लिन हुआन ने धैर्यपूर्वक समझाया। वह ये भी जानता था कि इस तरह की बात को स्वीकार करना मुश्किल है, और फिर देखें कि क्या झाओ क्विंगिया उस पर भरोसा करता है। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगा। झाओ क्विंगिया ने लिन हुआन पर विश्वास करना चुना। परछाई के प्रलोभन को गिनते हुए इस आदमी ने उसे 2 बार बचाया है। अगर लिन हुआन भी उस पर भरोसा नहीं कर सकती, तो इस दुनिया में भी कोई ऐसा नहीं है जिस पर वह भरोसा कर सके। झाओ क्विंगिया ने दृढ़ता से हाथ बढ़ाया और लिन हुआन से हाथ मिलाया। आप मुझे और खुद को बाद में देख सकते हैं, लेकिन यह सामान्य है, इसलिए भ्रमित न हो। बोलने के बाद लिन हुआन ने फिर से अदृश्यता तकनीक का इस्तेमाल किया। झाओ क्विंगिया ने उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखा, जिसमें लिन हुआन भी शामिल था जो अभी भी उसकी नजर में था। लेकिन जब उसने सोचा कि लिन हुआन ने अभी क्या कहा था, तो उसने अपने संदेह को दबा दिया। अदृश्यता तकनीक की मदद से झाओ क्विंगिया और लिन हुआन जल्दी से उस स्थान पर पहुंचे जहां झाओ टोंग गायब हो गया था। यह एक गोदाम होना चाहिए जिसमें कुछ खाली तेल के ड्रम अस्त व्यस्त तरीके से रखे हों, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्या तुम्हें यकीन है कि यह यही है? लिन हुआन ने बहुत धीमी आवाज में पूछा। झाओ क्विंगिया ने भुहें चढ़ाई और गोदाम की ओर देखते हुए कहा, यह यही होना चाहिए। क्या वहां कोई तहखाना होगा? बोलने के बाद लिन हुआन ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। हाँ, सावधानीपूर्वक खोज करने के बाद लिन हुआन को जमीन पर एक बेहद छुपा हुआ दरवाजा मिला, लेकिन उसे यह पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा कि इस दरवाजे को खोलने के लिए वास्तव में 16 अंकों के पासवर्ड की आवश्यकता थी। 88 भूमिगत प्रयोगशाला। लिन हुआन की परेशानी देखकर झाओ क्विंगिया थोड़ा मुस्कुराया और कहा, इसे मुझ पर छोड़ दो। बोलने के बाद उसने सामरिक वर्दी की जेब से एक छोटा सा काला बॉक्स निकाला, और इसे खोलने के बाद लिन हुआन के सामने एक लघु लैपटॉप जैसा दिखने वाला कुछ दिखाई दिया। यह क्या है? लिन हुआन ने उत्सुकता से पूछा। ये लॉन्ग शैडो रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित नवीनतम कोड है। आपके सामने दिखाए गए 16 अंकीय कोड लॉक को तोड़ने में केवल 10 सेकंड लगते हैं। बोलने के बाद झाओ क्विंगिया ने कुशलता से कोड को कोड लॉक से जोड़ दिया, और लिन हुआन ने अपने दिल में चुपचाप गिनती शुरू कर दी। जब उन्होंने 9 तक गिनती की, तो कोड लॉक ने एक हल्की बीप की आवाज की। तहखाने का दरवाजा धीरे से खुला, और उनके सामने एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। 9 सेकंड। लिन हुआन हैरान रह गया। चीन का विज्ञान और तकनीक का विकास तेजी से हो रहा है। उसने तो ऐसा पासवर्ड भी बनाया है जो सिर्फ फिल्मों में ही देखने को मिलता है। यह बहुत ही प्रभावशाली और प्रभावशाली है। ठीक है, आप अंदर जा सकते हैं। गलियारे को देखते हुए झाओ क्विंगिया ने नीचे जाकर पता लगाने का फैसला किया। अच्छा है। लिन हुआन का मानना था कि वे दोनों अदृश्य अवस्था में थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे डरेंगे नहीं, और तुरंत झाओ क्विंगिया को गलियारे में ले गए। तभी सुरंग के नीचे से काला सूट पहने और सबमशीन गन लिए एक युवक उनकी ओर बढ़ा। चलते चलते उसने डोंगेंग भाषा में गालियां दी। बागा, इस गेट में क्या गड़बड़ है? उस नाजुक पल में लिन हुआन ने झाओ क्विंगिया को दीवार के सहारे खड़े होने का इशारा किया। कुछ सेकंड बाद दोनों ने लगभग अपने कंधे पहुंचे और एक दूसरे को क्रॉस किया। हम कितना जोखिम भरा है। लिन हुआन ने राहत की सांस ली और फिर झाओ क्विंगिया को साथ लेकर नीचे चलने लगा। गलियारा 20 मीटर लंबा है। सौभाग्य से गलियारे में रोशनी है। दोनों अंधेरे में नहीं चलेंगे। 1 मिनट बाद दोनों आखिरकार गलियारे के अंत में पहुंच गए। इस समय उनके सामने लगभग 2 मीटर चौड़ा एक मिश्र धातु का गेट दिखाई दिया। लिन हुआन ने धीमी आवाज में पूछा, पासवर्ड ट्रैकर का उपयोग जारी रखें। यह दरवाजा कोई साधारण पासवर्ड वाला दरवाजा नहीं है। झाओ क्विंगिया ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद उसे यह अजीब सा एहसास हुआ और वह फुसफुसाई, यह दरवाजा आइरिस स्कैन किया हुआ है। मैं पासवर्ड अपने हाथ में नहीं ले सकती। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? लिन हुआन थोड़ा चिंतित थी। वह पहले ही यहाँ तक चल चुकी थी। वह आधे रास्ते में हार नहीं मान सकती थी, है ना? क्या तुम्हें वह काले कपड़े वाला आदमी याद है जो अभी अभी वहां से गुजरा था? झाओ क्विंगिया ने आत्मविश्वास से कहा। उसे सोचना चाहिए था कि बाहर का दरवाजा टूटा हुआ है। दरवाजा बंद करने के बाद वह जरूर फिर आएगा। जब तक हम उसका पीछा करते रहेंगे, हम आसानी से इस दरवाजे से गुजर सकते हैं। हालांकि हमें अपने कामों में सावधानी बरतनी होगी और हमें उसकी नजर में नहीं आना चाहिए। लिन हुआन ने सिर हिलाया, यह सोचकर कि यह विधि संभव है, लेकिन एक बार ऑपरेशन अच्छा नहीं होने पर जोखिम का खतरा है। लेकिन जोखिम और वापसी का अनुपात एक दूसरे से जुड़ा है। जब तक वे सफल होते हैं, वे चुपचाप इस रहस्यमयी जगह में प्रवेश कर सकते हैं। तुम डोंगेंग बोल सकते हो। लिन हुआन थोड़ा हैरान हुआ। उसने भी काले कपड़े पहने आदमी को कुछ बुदबुदाते सुना था, लेकिन वे सब डोंगेंग में थे, इसलिए लिन हुआन उस वाक्य का मतलब नहीं समझ पाया। झाओ क्विंगिया ने धीरे से समझाया, एक अच्छा एजेंट बनने के लिए कई विदेशी भाषाओं में महारत हासिल करना एक शर्त है। मैं न केवल डोंगेंग बोल सकता हूं, बल्कि अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच और कोरियाई भी बोल सकता हूं। बेशक ड्रैगन की छाया मुझसे बेहतर है, उनमें से कई हैं, और मेरे पास कई विदेशी भाषाएं नहीं हैं। लिन हुआन को अचानक एहसास हुआ कि झाओ क्विंगिया की तुलना में वह कितना घटिया है। कॉलेज में रहते हुए उसने किसी तरह सीईटी 4 पास कर लिया था। जर्मन, फ्रेंच और डोंगेंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, और उसका कोई आधार ही नहीं था। हालांकि क्या सिस्टम स्टोर में ऐसी किताबें होनी चाहिए जो भाषा प्रतिभा को बेहतर बना सकें? खैर, अगर मेरे पास समय है तो मुझे इसकी तलाश करनी होगी। अगर मैं इन दिनों कुछ विदेशी भाषाओं में महारत हासिल नहीं करता, तो मुझे लोगों को नमस्ते कहने में शर्म आती है। जब वे धीमी आवाज में बात कर रहे थे, तो काले कपड़े वाला आदमी पीछे मुड़ा। शुक्र है कि गलियारा काफी चौड़ा था, वरना अगर लिन हुआन और झाओ क्विंगिया संकरी सड़क पर मिलते, तो उनकी पोल खुल जाती। मैंने देखा कि काले कपड़े पहने आदमी मिश्र धातु के दरवाजे के सामने खड़ा था, और एक लाल बत्ती का पर्दा उसकी आंखों को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। बीप की आवाज के बाद मिश्र धातु का दरवाजा क्षैतिज रूप से खुल गया। झाओ क्विंगिया ने धीरे से लिन हुआन का हाथ खींचा, और फिर वे दोनों सावधानी से काले आदमी का पीछा करते हुए मिश्र धातु के दरवाजे से अंदर चले गए। इस समय उनके सामने एक विशाल प्रयोगशाला जैसी जगह दिखाई दी, जो मजबूत शीशे से कई छोटे छोटे कमरों में विभाजित थी। पारदर्शी कांच की दीवारों के कारण लिन हुआन देख सकता था कि 2 कमरों में कई परीक्षण उपकरण रखे हुए थे। परीक्षण उपकरण विभिन्न रंगों के दवा अभिकर्मकों से भरे हुए थे। उनमें से कई लोग सफेद लैब कोट पहने हुए थे। सुरक्षात्मक मास्क पहने लोग अंदर आ जा रहे थे। दूसरे कमरे में कई मॉनिटर लगे हैं। मॉनिटर पर दिख रही तस्वीर प्रवेश द्वार पर लगी इंफ्रारेड मॉनिटरिंग तस्वीर है। इसके अलावा काले कपड़े पहने 4 आदमी गर्म हथियारों के साथ आगे पीछे गश्त कर रहे हैं, जिसे भारी सुरक्षा वाला कहा जा सकता है। यह देखकर झाओ क्विंगिया चौंक गई, और फिर वह खुश हो गई। यदि लिन हुआन की अदृश्यता तकनीक न होती, तो वह दुश्मन का ध्यान आकर्षित किए बिना यहां घुसना चाहती थी। यह एक असंभव कार्य होता। प्रयोगशाला में प्रवेश करने के बाद लिन हुआन ने मन ही मन हिसाब लगाया कि दिन में जो मानवों को बचाने के लिए उसने लगभग 2 मिनट तक अदृश्यता तकनीक का इस्तेमाल किया। उसे बस इतना ही चलना था और लगभग 22 मिनट लग गए। दूसरे शब्दों में उनकी अदृश्यता तकनीक में अभी भी 36 मिनट उपलब्ध होने चाहिए, और उन्हें 36 मिनट के भीतर झाओ टोंग और लापता आवारा लोगों को ढूंढना होगा, अन्यथा वह और झाओ क्विंगिया पूरी तरह से उजागर हो जाएंगे। ये सोचकर लिन हुआन ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। झाओ क्विंगिया का हाथ लिया और कमरे से कमरे तक खोज की। सौभाग्य से यहाँ की दीवारें कांच की बनी थीं, जिससे उन्हें खोजबीन में आसानी हुई। केवल 5 मिनट बाद उन्हें सबसे अंदर वाले कमरे में लापता आवारा जानवर मिल गए। ये लगभग 20 वर्ग मीटर का एक छोटा सा कमरा है। फटे पुराने कपड़े पहने 12 पुरुष और महिलाएं एक साथ ठूसे हुए हैं। सभी के हाथों में हथकड़ियां और बेड़ियां हैं, और सभी की आंखें मुरझाई और सूनी हैं। इस समय हाथ में गोलियों का एक थैला लिए एक सफेद कोट वाला व्यक्ति दरवाजे को धक्का देकर अंदर चला गया। उसने पहले पूर्वी भाषा में कुछ शब्द चिल्लाए और फिर गोलियां निकाली और सभी को खाने दिया। यह दृश्य देखने के बाद लिन हुआन का गुस्सा पागलपन की हद तक बढ़ गया। धिक्कार है, इन बदमाशों ने वास्तव में हमारे चीनी लोगों की कोशिश की। इस समय लिन हुआन और झाओ क्विंगिया दोनों पूरी कहानी समझना चाहते हैं।
इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये डोंगेंग लोग आवारा लोगों को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि वे दवा का परीक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार का पशुवत व्यवहार बिल्कुल अक्षम्य है। नवासी गोलीबारी। अब आगे क्या करना है, लिन हुआन ने धीमी आवाज में पूछा। सौभाग्य से विभिन्न उपकरणों के काम करने की आवाज के कारण भूमिगत परीक्षण कक्ष शांत नहीं है, अन्यथा भले ही वह ध्वनि को कम दबा दे, अनिवार्य रूप से जोखिम का खतरा होगा। युद्ध के लिए तैयार, झाओ कुंगिया का स्वर ठंडा था और वह बहुत गुस्से में भी थी। लिन हुआन ने सिर हिलाया और उत्सुकता से कहा, खैर वैसे भी एक चुपके तकनीक है, चलो चुपके से कुछ गोलियां चलाते हैं और यह हो जाएगा। यह इतना आसान नहीं है, झाओ कुंगिया ने सिर हिलाते हुए कहा। उनका असर थोड़ा सा होता है, अगर वे हमें देख नहीं भी पा रहे हो तो भी वे बंदूक से गोली चला सकते हैं। अगर एक सेकंड में दर्जनों गोलियां आए तो हमें जरूर गोली लगेगी। यह सुनकर लिन हुआन की भौहें तन गईं। वह सचमुच अभी कुछ ज्यादा ही आशावादी था। वे चोंग जैसे तापीय हथियार के सामने भले ही उसके पास गुप्त तकनीक हो, वह सुरक्षित नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? झाओ कुंगिया ने एक योजना तैयार करना शुरू किया। कुल 11 दुश्मन हैं, 6 सफेद कोट में, 4 लोग काले रंग की पोशाक में गश्त कर रहे हैं और एक आदमी काले रंग की पोशाक में निगरानी कक्ष में बैठा है। ये 6 सफेद कोटधारी तकनीशियन बताए जा रहे हैं। ये ज्यादा खतरनाक नहीं है, मुख्यतः काले कोटधारी 5 लोग जिनके हाथ में हथियार हैं। मैं थोड़ी देर में गश्त कर रहे काले कपड़े पहने इन 4 आदमियों से माइक्रो रश से निपट लूंगा। तुम अदृश्यता का इस्तेमाल करके निगरानी कक्ष में घुसोगे और काले कपड़े पहने आदमी को मार डालोगे। रुको, लिन हुआन ने चिंतित होकर पूछा। काले कपड़े पहने 4 लोगों की समस्या का समाधान करने में तुम्हें कितना समय लगेगा? झाओ कुंगिया ने कुछ देर सोचा, फिर जवाब दिया, इसमें कम से कम 10 सेकंड लगेंगे। लिन हुआन ने भौहें चढ़ाईं और कहा, 10 सेकंड बहुत लंबा समय है। यदि केवल झाओ कुंगिया काले रंग के 4 पुरुषों को हल करता है तो बहुत अधिक अनिश्चितता होगी, उसे एक रास्ता खोजना होगा। अचानक लिन हुआन की प्रेरणा जगी और उसे सिस्टम मॉल में एक चीज याद आई, गॉड स्पीयर टेक्निक। अगर उसके पास असाधारण भाला तकनीक होती तो मौजूदा दुविधा को तोड़ना आसान होता। ये सोचते हुए लिन हुआन ने कहा, एक मिनट रुको। फिर उसने सिस्टम मॉल में गॉड स्पीयर टेक्निक पर ध्यान केंद्रित किया। द गॉड लेवल स्पीयर टेक्निक पिस्तौल, राइफल, कार्बाइन, सबमशीन गन, मशीन गन और अन्य आग्नेयास्त्रों का एक संग्रह है, जिसमें सभी आग्नेयास्त्रों का उपयोग, रखरखाव, विघटन, शूटिंग आदि शामिल है। पूरी किताब खरीदने पर होस्ट के 1000 सिस्टम पॉइंट खर्च होंगे। जब मैंने ये देखा तो लिन हुआन ने सिस्टम डेवलपर्स के पूरे परिवार को बधाई देना चाहा। 1000 सिस्टम पॉइंट्स 10 मिलियन हुआ जिया सिक्कों के बराबर होंगे। क्या यह उसके लिए चोट पहुंचाना नहीं है? लेकिन निम्नलिखित परिचय ने उन्हें राहत की सांस दी। होस्ट किसी एक आग्नेयास्त्र के लिए अलग से सर्वश्रेष्ठ भाला तकनीक भी खरीद सकता है, जिसके लिए 200 सिस्टम पॉइंट की आवश्यकता होती। सांस दी। होस्ट किसी एक आग्नेयास्त्र के लिए अलग से सर्वश्रेष्ठ भाला तकनीक भी खरीद सकता है, जिसके लिए 200 सिस्टम पॉइंट की आवश्यकता होती है। लिन हुआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे गॉड पिस्टल एंड स्पीयर टेक्निक का चयन किया। क्या मेजबान ने खरीदारी की पुष्टि की है? पुष्टि करना। डिंग, 200 सिस्टम पॉइंट्स खर्च कर लो। सफल खरीदारी के लिए मेजबान को बधाई। क्या तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो? सीखना। लगभग एक पल में लिन हुआन के मन में देव स्तरीय पिस्तौल भाला की स्मृति उभर आई। साथ ही उसका शरीर मानो अनगिनत वास्तविक युद्धों का अनुभव कर चुका हो और उसे पिस्तौलों से परिचित होने का एहसास हुआ। रुको, पिस्तौल क्या है? ठीक है, ये देखकर कि लिन हुआन हिली नहीं थी, झाओ कुंगिया ने घबराहट से आसपास की गतिविधियों को देखा और पूछने से खुद को रोक नहीं सका। ठीक है, लिन हुआन ने अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को थोड़ा सा तान दिया और पहले से ही शारीरिक और मानसिक रूप से युद्ध की तत्परता की स्थिति में प्रवेश कर चुका था और फिर आत्मविश्वास से कहा, मैं एक सेकंड के भीतर काले रंग के 2 पुरुषों का ख्याल रखूंगा और शेष 2 हम में से एक है। एक को हल करें। इस समय मेरे साथ मजाक मत करो। झाओ कुंगिया थोड़ा असहाय था। उसने कहा था कि उसने पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में बंदूक को केवल कुछ ही बार छुआ था और अब उसने कहा कि वह एक सेकंड में काले रंग के 2 लोगों को हल कर सकता है। यह मजाक नहीं है, यह क्या हो सकता है? मुझ पर भरोसा करो। लिन हुआन को पता था कि यह समझाने का समय नहीं था। मैं 3 तक गिनती हूं, चलो साथ में गोली चलाते हैं। अब झाओ कुंगिया केवल लिन हुआन पर विश्वास करने का विकल्प चुन सकता है। ठीक है, मैं बाईं ओर के 2 लोगों से निपटूंगा और आप दाईं ओर के 2 लोगों से निपटेंगे। सावधान रहें। हाँ, लिन हुआन ने सिर हिलाया, अपनी सांस रोकी, काले कपड़े पहने उन 2 आदमियों को पूरी एकाग्रता से दाईं ओर आगे पीछे चलते देखा और अपने मुंह में फुसफुसाया, 1 2 3 गोली मारो। जब आवाज जमीन पर गिरी तो दोनों ने अपने हाथ छोड़ दिए और फिर एक साथ अपने हाथों में लिया ट्रिगर खींच लिया। बैंग बैंग। एक सेकंड से भी कम समय के अंतराल में काले कपड़े पहने 2 व्यक्तियों की प्रतिक्रिया से पहले लिन हुआन ने 2 गोलियां चलाईं, सिर पर। दूसरी तरफ झाओ कुंगिया ने भी गोली चलाने के बाद एक अश्वेत व्यक्ति के सिर पर वार किया। लेकिन काले कपड़े पहने दूसरे आदमी ने भी बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दी। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि प्रयोगशाला में अचानक 2 अजनबी बंदूकें लेकर क्यों आ गए। फिर भी सालों के कठोर प्रशिक्षण ने उसे अवचेतन रूप से बंदूक उठाकर गोली चलाने के लिए मजबूर कर दिया। एक्शन। दादा दादा दादा। हल्के से हमले से आग की तेज लपटें फूट पड़ी और दर्जनों गोलियां जो नंगी आंखों से पहचानी नहीं जा सकती थीं, झाओ कुंगिया के शरीर के पास से लगभग सरसराती हुई निकल गईं। इस समय झाओ कुंगिया के पास निशाना लगाने का भी समय नहीं था। महत्वपूर्ण क्षण में लिन हुआन ने पहली हत्या के बाद उल्टी की भावना को सहन करने के लिए मजबूर किया और जल्दी से घूमकर एक गोली मार दी। बूम। काले कपड़े पहने हुए वह व्यक्ति जो एक माइक्रो बर्स्ट शॉट लिए हुए था, तुरंत ही सिर पर गोली लगने से घायल हो गया। क्या तुम ठीक हो? लिन हुआन, जो ठंडे पसीने से लथपथ थी, ने झाओ कुंगिया को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और चिंतित होकर पूछा। कोई बात नहीं। झाओ कुंगिया का चेहरा इस समय थोड़ा पीला पड़ गया था। अभी की स्थिति वाकई बहुत खतरनाक थी। अगर लिन हुआन थोड़ी देर से गोली चलाती तो शायद उसे प्रतिद्वंद्वी के माइक्रो बर्स्ट से गोली लग जाती। अभी अभी हुई गोलीबारी की आवाज ने इस भूमिगत प्रयोगशाला में लोगों को जगा दिया। सफेद कोट पहने 6 तकनीशियन आग से भून रहे टेडों के झुंड की तरह थे, मेज के नीचे छेद करके आश्रय की तलाश कर रहे थे। यह गड़बड़ कैसे हो सकती है? निगरानी कक्ष में बैठा काले कपड़े पहने आदमी स्क्रीन को देख रहा था। अब वह शांत लग रहा था। बाहर की स्थिति देखने के बजाय उसने तुरंत वे चोंग को उठाया और मेज के नीचे छिप गया। तभी उसने मेज के आर पार देखा, बीच की जगह से बाहर देखा। उसे केवल यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसने केवल 4 साथियों को देखा जो खून से लथपथ पड़े थे तथा दुश्मन का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। इस खोज से उसके चेहरे पर भारी परिवर्तन आ गया, यहां तक कि बंदूक पकड़े हुए हाथ भी कांपने लगा। लिन हुआन ने झाओ कुंगिया का हाथ पकड़ते ही तुरंत अदृश्यता तकनीक का इस्तेमाल किया। इस तरह भले ही इस हरकत ने बाकी दुश्मनों का ध्यान खींचा हो, लेकिन उन्हें फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं होगा। गश्त कर रहे काले कपड़े पहने 4 लोगों को सफलतापूर्वक खत्म करने के बाद निगरानी कक्ष में केवल काले कपड़े पहने लोग ही बचे थे। लिन हुआन ने झाओ कुंगिया का हाथ पकड़ा और सावधानी से निगरानी कक्ष के दरवाजे की ओर चला। तभी उसने काले कपड़े पहने आदमी को मेज के नीचे छिपे हुए देखा। बिना किसी दुर्घटना के काले कपड़े पहने आदमी को उनके आने का पता ही नहीं चला। लिन हुआन ने बंदूक उठाई, निशाना साधा, फिर ट्रिगर खींच लिया। बूम। गोली चलने के बाद काले रंग के आखिरी आदमी को लिन हुआन ने सिर में गोली मार दी। अध्याय 90। मुझे उल्टी करने की आदत है। मजबूत, बहुत मजबूत। तभी झाओ कुंगिया को लिन हुआन की शक्ति का एहसास हुआ
उसने 1 सेकंड में 2 गोलियां चलाई, काले कपड़ों वाले 2 आदमियों के सिर पर गोली मारी, फिर पलटकर एक और गोली चलाई, फिर उस काले आदमी को गोली मारी जो बेतहाशा माइक्रो रश पकड़े हुए था, और आखिरकार चुपके से निगरानी कक्ष में घुस गया। दरवाजे पर एक गोली ने मेज के नीचे छिपे काले कपड़े वाले आदमी को मार डाला। काम करने का ऐसा साफ सुथरा और शक्तिशाली तरीका उसे, एक एजेंट जिसे कई वर्षों से विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है, कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं देता। लिन हुआन में कितने रहस्य हैं। उल्टी अंतिम खतरनाक दुश्मन को हल करने के बाद लिन हुआन अब पहली हत्या के नकारात्मक प्रभाव को दबा नहीं सका और जमीन पर गिर पड़ा। हत्या कहना आसान नहीं है, करना तो और भी मुश्किल। इसमें सफलता मिलेगी या नहीं, ये तो छोड़ ही दीजिए। ऐसा करते समय आप पर जो मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है, वो बड़ी संख्या में लोगों को कुचलने के लिए काफी है। और लिन हुआन जैसे कम ही लोग हैं जिन्होंने लगातार 4 लोगों को मार डाला। और तो और सिर पर लगी गोली का असर बेहद तेज होता है, और अब उसे सहना उसके लिए आसान नहीं है। झाओ किंगिया एक पल के लिए अचंभित रह गई। उसे समझ नहीं आया कि लिन हुआन को अचानक उल्टी क्यों आ गई। क्या उसने पहली बार हत्या की है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? लेकिन अब संदेह का समय नहीं है, उसे पहले लिन हुआन को दिलासा देना चाहिए। लिन हुआन, आज की बातें अपरिहार्य हैं। अपने ऊपर बहुत अधिक मनोवैज्ञानिक दबाव न डालें। उल्टी लिन हुआन ने कुछ देर तक उबकाई ली और अंततः मतली का विरोध किया और कहा, ये ठीक है, मुझे उल्टी करने की आदत है। उल्टी दरअसल इन 4 डोंगयांग लोगों को मारने का उस पर कोई मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं था। ऐसे में या तो तुम मरो या मैं जिंदा रहूं। अगर ऐसा है तो जाहिर है पहले उसे ही कार्रवाई करनी होगी। बात सिर्फ इतनी है कि सिर पर लगी गोली इतनी खूनी थी कि वह उल्टी करने को मजबूर हो गया। झाओ किंगिया ने फिर से आह भरी, ये जानते हुए कि केवल लिन हुआन ही इस तरह की बात को खुद संभाल सकती है, और चाहे वह कुछ भी कहे उसका ज्यादा असर नहीं होगा। ये सोचकर कि जब उसने पहली बार किसी को मारा था तो ये ज्यादा अच्छा नहीं था, उसे चावल का पहला निवाला खाने में 3 दिन लग गए। और हाँ, अभी उसे दिलासा देने का भी सही समय नहीं है। मत भूलना कि बाहर 6 सफेद कोट वाले छिपे हैं। ये सोचकर झाओ किंगिया ने कहा, आप थोड़ी देर यहाँ आराम करें, मैं शेष 6 दुश्मनों को ढूंढ लूंगा। लिन हुआन ने अपना हाथ हिलाया और उबकाई लेना जारी रखा। जैसा कि झाओ किंगिया ने विश्लेषण किया, 6 सफेद कोट केवल तकनीशियन थे और उसने बिना अधिक प्रयास के उन्हें नियंत्रित किया। ये रस्सी कहां से आई? इस समय लिन हुआन की उल्टी रुक गई। जब वह बाहर आया और उसने एक धागे में बंधे 6 सफेद कोट देखे तो वह दंग रह गया। इस भूमिगत प्रयोगशाला में इतनी लंबी रस्सी कैसे हो सकती है? क्या हो सकता है कि इन डोंगयांग लोगों को प्रलोभन से खेलने की आदत हो? मैंने देखा कि झाओ किंगिया ने सामरिक वर्दी की जेब खोदते हुए कहा, इसे यहां से निकालो। लिन हुआन ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारी जेब में डोरेमोन जैसी इतनी सारी अजीब चीजें क्यों हैं? क्या अपने साथ रस्सी ले जाना अजीब है? झाओ किंगिया ने उसे एक सफेद नजर से देखा और फिर कहा, यहाँ मूर्ख मत बनो, तुम यहाँ इन लोगों को देख रहे हो, मैं झाओ टोंग और उन्हें बचा लूंगा। झाओ किंगिया के जाते ही लिन हुआन ने उदास चेहरे से उन सफेद कोट वालों को देखा। इन लोगों की उम्र अलग अलग थी, 20 साल के युवाओं से लेकर 40-50 साल के अधेड़ उम्र के लोगों तक। इस समय उन लोगों के चेहरे बेहद घबराए हुए थे। वे लिन हुआन को डर से देख रहे थे, सोच रहे थे कि आगे उनका क्या हश्र होगा। हालांकि उसे डोंगयांग समझ नहीं आती, फिर भी अमेरिका में प्रशिक्षण के बाद उसकी अंग्रेजी अच्छी है। लिन हुआन ने कोशिश करने के विचार से अंग्रेजी में पूछा, क्या आप सब डोंगयांग से हैं? निश्चित रूप से चश्मा पहने एक युवक ने लिन हुआन के प्रश्न को समझ लिया और जल्दी से अंग्रेजी में उत्तर दिया, हाँ, हम सभी डोंगयांग से हैं। लिन हुआन ने अपने दिल में गुस्से को दबाते हुए क्रूरता से पूछा, तुमने मेरे देशवासियों के साथ क्या किया है? चश्मे वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया, हम यहाँ एक नई दवा विकसित कर रहे हैं। पैसे बचाने के लिए हमने कुछ बेघर लोगों को नैदानिक परीक्षणों के लिए भर्ती किया है। आप डोंगयांग लोगों से दवा का परीक्षण करने के लिए क्यों नहीं कहते? लिन हुआन का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा और उसने चश्मे वाले आदमी को उसके पैर से ऊपर उठाया और सीधे उसे जमीन पर गिरा दिया। इस समय झाओ किंगिया, जो झाओ टोंग और अन्य लोगों को बचाने के लिए गए थे, पीछे मुड़े और उनके चेहरे पर गंभीरता से कहा, वे सभी अब कोमा में हैं और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लिन हुआन ने भौहें चढ़ाई, ये करना कठिन है, क्या आप इन्हें एक एक करके पूरा नहीं कर सकते? झाओ किंगिया ने अपना सिर हिलाया, फिर डोंगयांग लोगों की ओर देखा और डोंगयांग में पूछा, आपने उन्हें कौन सी दवा दी और मार्ग कहाँ है? एक अधेड़ उम्र के बकरी दाढ़ी वाले व्यक्ति ने झिझकते हुए जवाब दिया, हमने सर्दी जुकाम के लिए एक नई दवा विकसित की है। इस दवा में नींद लाने वाले तत्व हैं, कुछ घंटों की नींद के बाद वे स्वाभाविक रूप से जाग जाएंगे। उसका जवाब सुनकर झाओ किंगिया मुस्कुराया और बहुत मजाकिया अंदाज में हंसा। लिन हुआन डोंगयांग भाषा समझ नहीं पा रहा था। झाओ किंगिया का अनुवाद सुनकर वह गुस्से से बोला, क्या ये हमें बेवकूफ समझता है? ऐसी भूतिया जगह में सर्दी जुकाम की नई दवाइयां बनाने की जरूरत है। उत्तेजित होकर लिन हुआन ने एक बंदूक निकाली और उसे गोटी के सिर पर रख दिया और गुस्से से कहा, कहो, तुमने किस तरह की दवा विकसित की है? यह मत कहो कि युवा मालिक ने तुम्हें गोली मारकर मार डाला। मौत की धमकी के कारण उस बकरी दाढ़ी वाले व्यक्ति के चेहरे पर डर तो दिखा, लेकिन उसने अपना मुंह कसकर बंद कर लिया और बोलना बंद कर दिया। इस समय मिश्र धातु का दरवाजा, जिसमें प्रवेश करने के लिए आइरिस स्कैनिंग की आवश्यकता होती है, बाहर से खोला गया और फिर एक काले समुराई वर्दी में एक आदमी अंदर आया। मिंग कांगजुन, ये श्री मिंग कॉन्ग है जो यहाँ है, हम बच गए। भले ही लिन हुआन और झाओ किंगिया ने उन पर बंदूकें तान दी, फिर भी 6 डोंगयांग लोग धीमी आवाज में जयकार करने से खुद को नहीं रोक सके, मानो अचानक प्रकट हुआ आदमी उन्हें बचाने में सक्षम होगा। इस समय लिन हुआन ने समुराई पोशाक वाले आदमी पर बंदूक तान दी थी। उसी समय उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वह चिल्लाया, ये तुम हो? वह आगंतुक कंजी मिंग कॉन्ग था जो उस दिन वेमिंग पर्वत पर उसके साथ दौड़ रहा था। कंजी मिंग ने काले रंग की समुराई वर्दी पहन रखी थी, उसकी कमर में समुराई तलवार लटक रही थी और पैरों में मोजे थे और उसके चेहरे पर शांति से लिखा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह तुम होगे। आज रात वह आसो सीगल के साथ पास के राजमार्ग पर लोगों के साथ दौड़ रहा था, लेकिन अचानक भूमिगत प्रयोगशाला से अलार्म मिला और फिर वह तुरंत यहाँ चला आया। जब उसने मिश्र धातु का दरवाजा ध्यान से खोला तो उसने पाया कि हमलावर लिन हुआन था जिसने उस रात उसकी कार को पीटा था। सावधान रहो, वह डोंगयांग शैडो से होना चाहिए और उसकी ताकत कमजोर नहीं है। मजबूत इच्छा शक्ति में एक आभा होती है जिसे नग्न आंखों से भेदना मुश्किल होता है, और झाओ किंगिया, जिसने कई लड़ाइयों का अनुभव किया है, ने प्रतिद्वंद्वी से इस आभा को जल्दी से महसूस किया। जो व्यक्ति ब्लैक होल पिस्तौल का सामना कर सकता है लेकिन अपना चेहरा नहीं बदलता, उसकी ताकत खराब नहीं होगी। मत करो, उसके पास तो बंदूक भी नहीं है। लिन हुआन ने सामने बैठे मिंग कांग जियांसी की ओर देखा और शांत स्वर में कहा। अप्रत्याशित रूप से झाओ किंगिया ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, कुछ लोगों के लिए बंदूकें इतनी भयानक चीज नहीं है। लिन हुआन ने अपनी भौहें उठाई और इस वाक्य का अर्थ नहीं समझ पाई। झाओ किंगिया ने मिंग कांग जियांसी को घूरा जो सामने था और साथ ही लिन हुआन से फुसफुसाया, क्या तुमने द मैट्रिक्स देखी है? इसमें नियो के गोलियों से बचने की कहानी है। मैं जा रहा हूं, क्या तुम यह नहीं दिखाना चाहते कि कांग जियांसी भी गोलियों से छिप सकता है? लिन हुआन ने अपना मुंह चौड़ा किया, उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। झाओ किंगिया ने चुपके से कहा, तो इस डोंगयांग का नाम मिंग कांग जियांसी है? फिर उसने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि वह गोलियों से छिप सकता है या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि कुछ लोग छिप सकते हैं, उदाहरण के लिए परछाई से, इसलिए भले ही उसके पास बंदूक न हो, फिर भी हम दूसरे व्यक्ति को कम नहीं आंक सकते। लिन हुआन ने सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति अब सहज और सहज नहीं थी, बल्कि बहुत अधिक गंभीर थी। जैसा कि झाओ किंगिया ने कहा था, भले ही मिंग कांग जियांसी का सामना 2 बंदूकधारी दुश्मनों से हुआ हो, उसके चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था। उसने उसे केवल गोटी और दूसरों से ये कहते सुना, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, हमारे महान पूर्वी साम्राज्य को शर्मसार करो। मिंग कांगजुन, कृपया हमें बचाओ। मिंग कॉन्ग, इन 2 चीनी सूरों ने पूर्वी साम्राज्य के 4 महान सैनिकों को मार डाला, कृपया उनका बदला लो। मिंग कांगजुन, कृपया उन्हें मार डालो। मिंग कांग जियांसी के प्रकट होने के बाद एक कार में बंधे 6 डोंगयांग लोग मुर्गे के खून की तरह हो गए, सभी शोर मचाने लगे। ये देखकर लिन हुआन ने अपनी बंदूक घुमाई और दाढ़ी वाले व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुमने चिल्लाने की हिम्मत की है? विश्वास करो या नहीं, मैंने तुम्हें एक ही गोली से मार गिराया है। फिर उसने अपना सिर घुमाया और मिंग कांग जियांसी से कहा, अपना हाथ उठाओ और आत्मसमर्पण करो, अन्यथा मैं इन सभी लोगों को मार डालूंगा। मिंग कांग जियांसी ने व्यंग्यात्मक लहजे में अपना सिर हिलाया और धाराप्रवाह चीनी भाषा में कहा, महान पूर्वी साम्राज्य के हमारे नागरिक बलिदान से कभी नहीं डरते।
मैं रगड़ रहा हूँ, क्या तुम इतनी बातें करना चाहते हो? लिन हुआन ने इस पर व्यंग्य किया, बलिदान से नहीं डरता, सब बकवास है। वास्तव में महत्वपूर्ण क्षण में कौन मरना चाहता है? बस डोंगेंग भाषा में मिंग कांगजियांसी को ये कहते हुए सुने, आपके द्वारा अपलोड किए गए प्रायोगिक डेटा का मुख्यालय प्राप्त हो गया है। अब आपके लिए महान पूर्वी साम्राज्य के लिए बलिदान करने का समय है। आपकी मृत्यु के बाद मैं मुख्यालय को सुझाव दूंगा कि आपको दर्पण में प्रवेश करने दिया जाए। राष्ट्रीय तीरथ। किगोकुनी तीरथ शब्द सुनने के बाद चश्मे वाले उस व्यक्ति को छोड़कर जिसने अभी-अभी लिन हुआन के प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया था, बाकी डोंगेंग लोगों के चेहरों पर उत्साह की लाली दिखाई दी। बेशक लिन हुआन को समझ नहीं आया कि ये लोग इतने उत्साहित क्यों थे। इसके विपरीत ये चार शब्द सुनकर उसे थोड़ा गुस्सा आया। ये तो युद्ध अपराधियों को समर्पित एक स्थान था और वो उस टूटे हुए शौचालय को आग में जलाए जाने का इंतजार नहीं कर सकता था। अच्छा नहीं, झाओ क्विंगा को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, सभी 6 डोंगेंग लोगों ने अपने दांत पीस लिए। महान पूर्वी साम्राज्य के लिए, महान पूर्वी साम्राज्यवाद अमर रहे। लिन हुआन ने डोंगेंग लोगों को देखा जो आश्चर्य से पागलों की तरह थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे किस बात पर खुश हैं, लेकिन अगले ही पल लिन हुआन को ठंड का एहसास हुआ। कुछ ही सेकंड बाद सभी 6 डोंगेंग लोगों ने खून की उल्टी की, सिर झुकाकर जमीन पर गिर पड़े। दरअसल उन्होंने अभी-अभी अपने मुंह में नुकीले दांत तोड़कर आत्महत्या कर ली थी। जैसा कि अपेक्षित था, असामान्य रूप से कट्टरता के साथ सामूहिक आत्महत्या एक ऐसी चीज है जो द्वीपवासी कर सकते हैं। बहुत अच्छा, मेरे महान पूर्वी साम्राज्य का नागरिक होने के योग्य। यह दृश्य देखकर मिंग कांगजियांसी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसने लिन हुआन की ओर मुड़कर कहा, अब मेरे लिए उनसे बदला लेने का समय आ गया है। चू, ऐसा मत कहो जैसे हमने उन्हें मार डाला हो। ठीक है, लिन हुआन बहुत गुस्से में था। यह मिंग कांगजियांसी इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? जाहिर है इन लोगों को उसने जबरदस्ती मौत के घाट उतारा था, लेकिन वे यहाँ पीड़ितों की तरह थे। यह कितनी बेशर्मी है। लिन हुआन, सावधान रहो, यह व्यक्ति आसान नहीं है। झाओ क्विंगा ने बोलते हुए अपने हाथ में बंदूक कस ली और किसी भी समय गोली चलाने के लिए तैयार थी। बूम, बंदूक की गोली। लिन हुआन ने सीधे फायर किया। अभी उसने जो कहा वो सिर्फ कंजी मिंग का ध्यान भटकाने के लिए था और वो मजबूत होने लगा और फिर उसे तकलीफ उठानी पड़ी। वो बकवास को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन दुश्मन को हराने का मौका गवा बैठा। लिन हुआन को गोली लगते देख झाओ क्विंगा ने अन्य चीजों की परवाह नहीं की और सीधे मिंग कांगजियांसी पर ट्रिगर खींच लिया। बैंग 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 बैंग। भूमिगत प्रयोगशाला में लगातार गोलियों की आवाज गूंज रही थी और स्तब्ध लोगों के कान थोड़े धीमे पड़ गए थे। लेकिन अगले ही पल लिन हुआन और झाओ क्विंगा के हाव भाव एक साथ काफी बदल गए। मिंग कांगजियांसी उनकी नजरों से ओझल हो गया। उसी समय एक गोलाकार वस्तु उनके पैरों के नीचे लुढ़क गई। नहीं, यह एक धुआं बम है। झाओ क्विंगा ने लिन हुआन की बांह पकड़ ली और जल्दी से पीछे हट गया। तड़क, उनके सामने धुआं बम फट गया और धुआं उठने से उनके चारों ओर 5 मीटर का क्षेत्र भर गया और वे तुरंत एक अंधेरे वातावरण में गिर गए जहां वे कुछ भी नहीं देख सकते थे। स्थिति अचानक बदल गई। हालांकि लिन हुआन घबरा गया था, लेकिन वह हारा नहीं। उसने झाओ क्विंगा का हाथ थाम लिया और सीधे अदृश्यता तकनीक का इस्तेमाल किया। चूंकि आपने हमें अंधकार में डुबा दिया है, इसलिए हम आपके लिए पूरी तरह अदृश्य हो जाएंगे। लेकिन जल्द ही लिन हुआन को अपनी छाती पर ठंडक का एहसास हुआ। संकट के समय उसकी उच्च चपलता ने भूमिका निभाई। लिन हुआन शेंग एक कदम पीछे हट गया और ठंड से बच नहीं सका। हमला, यह एक कटाना है। आखिरकार बगल में बैठी झाओ क्विंगा काफी अनुभवी थी और उसने जल्दी ही अनुमान लगा लिया कि उस ठंड का कारण क्या था। यह सुनकर लिन हुआन की पुतलियां सिकुड़ गईं, मानो वह अभी जीवन मरण की रेखा के पार पहुंच गया हो। अगर उसने पहले ही खतरे को भांप न लिया होता और वह काफी तेज होता, तो वह मिंग कांगजियांसी की मृत आत्मा बन चुका होता। तब तक लिन हुआन को पता था कि उसने मिंग कांगजियांसी की ताकत को कम करके आंका था। चूंकि दूसरे पक्ष ने धुएं के बमों का इस्तेमाल किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी स्थिति का आकलन करने के और भी तरीके थे। नतीजतन लिन हुआन की गुप्त तकनीक थोड़ी बेस्वाद लग रही थी। लिन हुआन को बस यही बात हैरान करती है कि संयुक्त तकनीक का इस्तेमाल करने के बाद वह अपने शरीर को छिपाने का असर हासिल कर लेता है। पैरों की आवाज गायब हो जाती है और इंसानी आंखें उसे पहचान नहीं पाती और इंफ्रारेड और रडार जैसे वैज्ञानिक उपकरण भी उसे पहचान नहीं पाते। उस स्थिति में मिंग कांगजियांसी ने अपनी स्थिति का आकलन कैसे किया? यह आभा है। एक गुरु युद्ध में प्रतिद्वंद्वी की स्थिति का आकलन करने के लिए आभा का उपयोग कर सकता है। इस दृष्टिकोण से यह मिंग कांगजियांसी कम से कम झोंगरेन से ऊपर एक मजबूत व्यक्ति है। झाओ क्विंगा ने संक्षेप में और शांति से अभी-अभी हुए संक्षिप्त टकराव का विश्लेषण किया और जल्दी से एक निष्कर्ष पर पहुंची जिसने उसे थोड़ा हताश कर दिया। आधुनिक समय में शक्ति के 5 ज्ञात स्तर हैं, निम्न से उच्च तक। ये हैं डी, सी, बी, ए और एस। प्रत्येक स्तर के बीच शक्ति का एक बड़ा अंतर है। झाओ क्विंगा की ताकत का स्तर सी स्तर है, जबकि झोंगरेन का समकक्ष बी स्तर का मजबूत है। लिन हुआन की ताकत झाओ क्विंगा बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन वह केवल सी लेवल पर ही आना चाहता है। बी लेवल की ताकतवर टीम के खिलाफ 2 सी लेवल की जीत की संभावना लगभग न के बराबर है। क्या ऐसा हो सकता है? वे आज यहाँ मरने वाले हैं। मुस्कुराया और अनिश्चित स्वर में बोला, ये सिर्फ 2 सी रैंक के नौसिखिए हैं जो मेरे महान पूर्वी साम्राज्य का विरोध करने की हिम्मत करते हैं। मैं सचमुच नहीं जानता कि कैसे जीना है या कैसे मरना है। आपकी बहन नौसिखिया है। लिन हुआन चिंतित था और उसने मिंग कांगजियांसी की कही हुई बात की दिशा में कई गोलियां चलाई। जी, उन चंद गोलियों ने मिंग कांगजियांसी के कपड़ों के कोने को भी नहीं छुआ। वह बस उसे बुरी तरह हंसते हुए सुनता रहा। बेवकूफ, तुम मुझे नहीं मार सकते। किंग्या, चलो बाहर निकलें। घने धुएं में आप कुछ भी नहीं देख सकते। ये बहुत निष्क्रिय है। ये सुनकर लिन हुआन थोड़ा चिंतित हो गया। अच्छा है। झाओ किंग्या ने सिर हिलाया और अब बस धुंध से बाहर निकलकर मिंग कांगजियांसी से सीधा मुकाबला करना है। फिलहाल जीतने का यही एकमात्र तरीका है। जाना। जब आवाज गिरी, लिन हुआन ने झाओ किंग्या का हाथ पकड़ लिया और पीछे दाईं ओर भाग गया। अभी मिंग कांगजियांसी ने सामने से बाईं ओर से हमला किया था। अगर वे विपरीत दिशा में भागते तो पकड़े न जाने की संभावना ज्यादा होती। बस इतना ही हुआ कि लिन हुआन अभी 2 कदम ही भागा था कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जल्दी से रुक गया और साथ ही झाओ किंग्या को पीछे धकेल दिया। एक ठंडी रोशनी चमकी। लिन हुआन को केवल अपने बाएं हाथ में दर्द महसूस हुआ और फिर एक झुलसा हुआ खून हाथ से जमीन पर टपकने लगा। तुम्हें चोट लगी है। हालांकि झाओ किंग्या अभी स्थिति को नहीं देख पा रही थी। उसने महसूस किया कि लिन हुआन का शरीर अभी अचानक अकड़ गया था। ये चोट लगने पर लोगों की अवचेतन प्रतिक्रिया होती है। लिन हुआन ने दर्द सहन किया और कहा, ठीक है, मुझे चाकू मारा गया था और थोड़ा खून बहा था। बचपन के बाद से यही वो वक्त था जब उसे सबसे ज्यादा दुख हुआ। जाहिर है दुश्मन उसके सामने ही था, पर वो उसे ढूंढकर पीट नहीं पाया, बल्कि उसे बेतहाशा चलाया गया, मानो कोई सरीसृप हो जिसे जब चाहे दबाया जा सके। यह एहसास बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। अरे, प्रतिक्रिया की गति धीमी नहीं है। मिंग कांगजियांसी की आवाज अभी भी अनिश्चित है, लेकिन आपके लड़ने का कौशल वास्तव में बकवास है। मैं देख रहा हूं कि जब आप दौड़ रहे होते हैं तो आप घमंडी होते हैं। अब इसे घमंडी रूप से देखें। मुझे तुम्हारी मां पर घमंड है। लिन हुआन ने दांत पीसते हुए गाली दी। यह उस युवक को खरोंचने की हिम्मत कैसे हुई जो उससे दुश्मनी रखता है? हम इस समय घमंड करने की हिम्मत करो। मिंग कांगजियांसी ऐसा था जैसे वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि लिन हुआन कहां था। कर उसने फिर से वार किया और सीधे लिन हुआन के दूसरे हाथ पर खून लगा दिया। लिन हुआन, जल्दी से पट्टी बांधो, अगर खून बह गया तो तुम मारे जाओगे। झाओ किंग्या ने हड़बड़ाहट में सामरिक वर्दी से पट्टी का एक रोल निकाला, टटोला और उसे लिन हुआन के हाथ में दे दिया। लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, वह मुझे पट्टी बांधने का मौका नहीं देगा। यदि वह अपना ध्यान केंद्रित रखता है तो वह मिंग कांगजियांसी के घातक प्रहार से बमुश्किल बच सकता है, लेकिन एक बार जब वह घाव पर पट्टी बांधने के लिए अपनी जगह पर रुक जाता है तो शायद अगला चाकू उसकी गर्दन पर लगेगा। लिन हुआन, क्या यह औरत तुम्हारी परवाह करती है? मिंग कांगजियांसी ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं उसके सारे कपड़े फाड़ दूं और उसे तुम्हारे सामने रख दूं तो तुम बहुत नाराज होगे, है ना? ये कहते हुए मिंग कांगजियांसी की आंखें चमक उठीं और फिर उसने अपने होंठ चाटे और कहा, बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि यह विचार वाकई लुभावना है। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी योजना बदलनी होगी। पहले तो वो लिन हुआन और झाओ किंग्या को सीधे मारना चाहता था, लेकिन अब उसने अपना इरादा बदल दिया है। चूंकि विरोधी इतना कमजोर है तो उसे थोड़ा मजा तो लेना ही चाहिए।
ये शब्द सुनकर लिन हुआंगाई व्याकुल हो गया। वह अपनी देवी को कभी कलंकित नहीं होने देगा। इस डोंगेंग व्यक्ति ने ऐसा विचार रखने की हिम्मत की। यह बिल्कुल अक्षम्य है। किंग या, मैं मिंगकॉन्ग जियांसी को थोड़ी देर के लिए रोक दूंगी। तुम भागने का कोई मौका ढूंढो। संकोच मत करो, यही एकमात्र मौका है जिससे तुम बच सकती हो। लिन हुआन ने दृढ़ता से कहा। मूर्ख, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? अब झाओ क्विंग लिन हुआन के प्रति अपने स्नेह को छुपाना नहीं चाहती। चूंकि बचने की उम्मीद कम ही है, इसलिए वह लिन हुआन के साथ ही मर जाना पसंद करेगी। लिन हुआन का दिल गर्म हो गया और फिर उसने परवाह न करने का नाटक किया और कहा, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे नीचे खींचने के लिए यहाँ रहो। फिर से मूर्खतापूर्ण कहो, झाओ किंग ने दुखती नाक और लाल आंखों से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मुझे पीछे नहीं छोड़ सकते। जी जी, क्या भाग्यशाली मंदारिन बत्तखों की जोड़ी है। लिन हुआन और झाओ क्विंग के बीच इन प्रेम शब्दों को सुनकर जियांसी मिंगकॉन्ग लिन हुआन के सामने झाओ क्विंग को चाहने के लिए और अधिक दृढ़ हो गई। ठीक उसी समय मिंगकांग जियांसी ने लिन हुआन की स्थिति का पता लगा लिया। दोनों हाथों में समुराई तलवार पकड़ ली और उसकी ओर वार किया। हम चाकू उल्का की तरह गिरा, लिन हुआन की छाती की ओर झुका। संकट के इस क्षण में झाओ क्विंग अचानक आगे बढ़ी और लिन हुआन के सामने खड़ी हो गई और अगले ही पल मिंगकांग जियांसी की समुराई तलवार उसकी छाती पर जा लगी। खून के छींटे। झाओ क्विंग थोड़ी देर के लिए काम उठी, लेकिन फिर भी उसने खुद को पलटने के लिए मजबूर किया और कमजोर स्वर में लिन हुआन से कहा, लिन हुआन, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हें अच्छी तरह जीना चाहिए। ये कहने के बाद झाओ क्विंग धीरे धीरे नीचे गिर गया। किंग, लिन हुआन ने झाओ किंग को गले लगाया और आकाश की ओर दहाड़ा। आप मेरे लिए ये कट क्यों रोक रहे हैं? वह इतना कमजोर क्यों है कि वह अपनी पसंद की स्त्री की भी रक्षा नहीं कर सकता? सर, यह आपका कुरियर है, कृपया इस पर हस्ताक्षर करें। क्या कभी किसी ने कहा है कि आप बहुत बकवास करते हैं? मुझे पीछा करके मारा जा रहा है, मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ छिपना होगा। इस दौरान तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जब मैं सुरक्षित हो जाऊंगा तो मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें मार्ग दबा दे दूंगा। मेरा नाम झाओ किंग है। हे, अगर यह सिर्फ मेरे साथ अपने रिश्ते को छिपाने के लिए है तो क्या आपको मेरी गांड छूने की जरूरत है? और आप अभी भी बहुत घटिया छूते हैं। लिन हुआन, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें अच्छा जीना चाहिए। इस समय झाओ क्विंग के साथ रहने की यादें लिन हुआन के लिए एक उगज ज्वार की तरह आई। डिंग, मेमोरी स्किल उपलब्धि हासिल करने के लिए मेजबान को बधाई। 200 अनुभव अंक, 1500 सिस्टम अंक और 1 उपलब्धि अंक का पुरस्कार। डिंग, मजबूत बनने का अर्थ की उपलब्धि हासिल करने के लिए मेजबान को बधाई। 300 अनुभव अंक, 2000 सिस्टम अंक और 1 उपलब्धि अंक पुरस्कृत। डिंग, मेजबान के स्तर में वृद्धि के लिए बधाई। वर्तमान एजेंट का स्तर 2 है। इनाम ताकत के लिए 10 अंक, सहनशक्ति के लिए 10 अंक और चपलता के लिए 10 अंक है। डिंग, मेजबान को बधाई, सिस्टम मॉल को अपग्रेड कर दिया गया है। डिंग, मेजबान को बधाई, उपलब्धि आइटम स्टोर खुला है। डिंग, एक जरूरी अनुस्मारक, क्योंकि मिशन के मुख्य पात्र झाओ क्विंग का जीवन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। क्या होस्ट तुरंत उपलब्धि आइटम स्टोर में रिवर्स टाइम आइटम का उपयोग करता है? समय पीछे की ओर, इस वस्तु को खरीदने के लिए एक उपलब्धि बिंदु की आवश्यकता है और उपयोग के बाद प्रत्येक सेकंड के लिए मेजबान द्वारा 100 सिस्टम अंक खर्च किए जाएंगे। डिंग, मेजबान को फिर से याद दिलाओ, क्या आप इसे तुरंत उपयोग करते हैं? समय में पीछे, लिन हुआन, जो दुख में डूबी हुई थी, ने ये 4 शब्द सुनते ही अचानक अपना शरीर हिलाया और फिर दहाड़ा, उपयोग करो। किंग, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगा। उपलब्धि बिंदु का उपभोग करें और समय बैकफ्लो सफलतापूर्वक चालू हो गया है। होस्ट किसी भी समय इसे रोकने का विकल्प चुन सकता है। चेतावनी, सिस्टम पॉइंट्स का उपभोग किया जा रहा है। 0.8360 पॉइंट शेष है। 0.8260 पॉइंट्स, 0.160 पॉइंट्स। ये स्वर सुनकर लिन हुआन को कोई परेशानी नहीं हुई। सिस्टम पॉइंट्स कुछ भी नहीं थे। जब तक झाओ क्विंग को बचाया जा सकता था, तब तक वह सब कुछ खा जाने पर भी नाराज नहीं होगा। वह उत्साहित दिखे। उन्होंने झाओ क्विंग की ओर आशा भरी निगाहों से देखा जो उनकी बाहों में गिर पड़ी थी और फिर एक जादुई दृश्य घटित हुआ। किसी वीडियो प्लेबैक की तरह झाओ क्विंग किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में उसके आलिंगन से मुक्त हो गया। सीधा खड़ा हुआ और घूम गया। कंजी मिंगकॉन्ग का कटाना पीछे की ओर खींचा गया और गोली मार दी गई। झाओ क्विंग के शरीर में रक्त भी वापस आ गया। इस दृश्य ने लिन हुआन को आश्चर्यचकित कर दिया और उसने अंततः झाओ क्विंग को बचा लिया। अतीत में वापस, यह आकाश के सामने है, लेकिन लिन हुआन को इस बात पर हैरानी थी कि वो खुद जरा भी नहीं बदला था। क्या ऐसा हो सकता है कि समय को पीछे मुड़ना उसके लिए कारगर न रहा हो? यह सिर्फ इतना है कि इस बारे में सोचने का समय नहीं है। लिन हुआन ने जल्दी से एक नई पत्रिका बदली और फिर अपनी बंदूक को उस जगह पर उठा लिया जहां जियांसी मिंगकांग ने चाकू लिया था। ऐसा करने के बाद वह चिल्लाया, रुको। सिस्टम स्टीवर्ड संकेत देता है, समय का बैकफ्लो रुक जाता है। इस समय उपयोग में कुल 1200 अंक खर्च होते हैं तथा शेष सिस्टम अंक 7260 अंक होते हैं। बैंग 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 बैंग। लिन हुआन ने 5 गोलियां चलाई। झाओ किंग ने अपना सिर घुमाकर उस जगह की ओर देखा जहां से गोली चलने की आवाज आई थी। कुछ देर के लिए बेहोश होने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह लिन हुआन की गोली होनी चाहिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी तक उसने लिन हुआन का हाथ क्यों पकड़ा हुआ था। अगले ही पल उसका हाथ खाली क्यों हो जाएगा। लिन हुआन उस स्थिति में कब पहुंचा? उसने लगातार 5 गोलियां क्यों चलाई? क्या उसे मिंगकांग जियांसी को मारने का पूरा भरोसा है? झाओ किंग के मन में कई प्रश्न चिन्ह उभर आए। डांग टैंग। इस बार यह गोलियों की आवाज नहीं थी, बल्कि धातु की वस्तुओं के जमीन पर गिरने की आवाज थी। आपने मेरे ठिकाने का अंदाजा कैसे लगाया? आपके शरीर पर जो आभा है वह स्पष्ट रूप से केवल सी स्तर की है। आभा को महसूस करने की क्षमता होना असंभव है। नहीं, अब आपकी आभा और भी मजबूत हो गई है। ये कैसे संभव है? मिंगकांग जियांसी ने गोली को अपने सीने में दबा लिया, स्तब्ध, हैरान, अविश्वसनीय और भयभीत। जटिल भाव एक दूसरे के ऊपर ढेर हो गए, जिससे उसका मूल रूप से बिना चेहरे वाला चेहरा लगभग विकृत हो गया। उसने अभी लिन हुआन का स्थान स्पष्ट रूप से निर्धारित किया था, लेकिन जब वह उसे काटने वाला था तो लिन हुआन का स्थान अचानक टेलीपोर्ट हो गया। सही कहा, उसकी समझ में लिन हुआन एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर सीधे टेलीपोर्ट की तरह कूद गया। हालांकि यह दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन चाकू लेते समय उसे थोड़ी हिचकिचाहट हुई। यह तथ्य कि लिन हुआन ने उसे सीने में गोली मारी थी, मिंगकांग जियांसी को हैरान और भयभीत कर गया। लेकिन इनकी तुलना में लिन हुआन की अचानक मजबूत आभा मिंगकांग जियांसी का सबसे समझ से बाहर का हिस्सा है। कोई व्यक्ति इतने कम समय में सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है? क्या वास्तव में ऐसी प्रतिभा मौजूद है जो युद्ध में और अधिक शक्तिशाली बन सके? लिन हुआन पहले से ही यह अनुमान क्यों लगा सकती है कि वह कहां है? लिन हुआन घने धुएं के बीच अपनी छाती क्यों मार सकती है? वह अचानक कैसे शक्तिशाली हो सकता है? ये सब क्यों है? क्या तुम्हारे ठिकाने का अंदाजा लगाना मुश्किल है? लिन हुआन ने नाक भान सिकोड़ी, क्योंकि तुम्हारे युद्ध कौशल तुम्हारे कार कौशल जितने ही बुरे हैं। अगर मैं तुम्हें कार में हरा सकता हूं, तो मैं तुम्हें युद्ध में भी हरा सकता हूं। ये हमेशा मेरी हार होगी। मिंगकांग जियांसी के शब्द कहने के बाद कोई आवाज नहीं आई। अरे, क्या तुम्हें इतना गुस्सा नहीं आया? लिन हुआन थोड़ा अजीब था और फिर उसने मजाक में कहा, चलो बाहर जाकर देखते हैं। झाओ क्विंग की आवाज बेकाबू उत्साह से भरी थी। क्या लिन हुआन ने सचमुच मिंगकांग जियांसी को मारा था? वे जीत गए, क्या वे बच पाएंगे? लेकिन यह आराम करने का समय नहीं था। उसने लिन हुआन का हाथ लिया और धीरे धीरे घने कोहरे से बाहर निकली और फिर उसने मिंगकांग जियांसी को जमीन पर पड़ा देखा। उसे गोली लगी थी, खून फर्श पर फैल गया था और वह खुली आंखों से छत की ओर देख रहा था, मानो उसकी आंखें मरी हुई हों। पहले ही मर चुका है। लिन हुआन जांच करने गया और पुष्टि की कि मिंगकांग जियांसी मर चुका है। ये तो अच्छा है। झाओ क्विंग ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। अभी जो स्थिति थी वह बहुत रोमांचक थी। अगर लिन हुआन का अचानक चमत्कारी वार न होता तो शायद वे दोनों अभी जमीन पर पड़े होते। लिन हुआन धीरे से चिल्लाया। झाओ क्विंग को समझ नहीं आया कि लिन हुआन ने खुद से क्या करने को कहा, इसलिए उसने कहा, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये कहने के बाद लिन हुआन ने झाओ क्विंग को अपनी बाहों में ले लिया और फिर उसने अपना सिर झुकाया और झाओ क्विंग के लाल होठों को चूम लिया। कौआ। अचानक लिन हुआन द्वारा जबरदस्ती चूम लिए जाने पर झाओ क्विंग का दिल एक छोटे हिरण की तरह उससे टकरा गया। उसकी दिल की धड़कन तुरंत तेज हो गई। नहीं,
एक लंबे फ्रेंच गीले चुंबन के बाद झाओ क्विंगिया ने लिन हुआन को थोड़ा दूर धकेल दिया और फिर शर्माते हुए कहा, दुष्ट, फिर से मेरा फायदा उठाओ। लिन हुआन ने अर्थपूर्ण ढंग से अपना मुंह तोड़ा और फुसफुसाया, अभी तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो और अब तुम कहते हो कि मैं एक गैंगस्टर हूं और उस महिला का दिल वास्तव में एक समुद्री सुई है। क्या झाओ क्विंगिया ने सुना नहीं कि उसने क्या कहा? कुछ नहीं। लिन हुआन कड़वाहट से मुस्कुराया और फिर उसे याद आया, मुझे तुम पसंद हो। झाओ क्विंगिया ने उसके लिए कट ब्लॉक करने के बाद कहा था। चूंकि उसने पीछे की ओर जाने में समय बिताया था, इसलिए झाओ क्विंगिया के पास स्वाभाविक रूप से यह वाक्य कहने का कोई मौका नहीं था। झाओ क्विंगिया ने लिन हुआन को शर्मीली नजर से देखा और फिर कहा, मैं पहले आपके घाव पर पट्टी बांधूंगा। लिन हुआन को तब तक याद नहीं आया कि उसके दोनों हाथों पर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबा जख्म था। जख्म गहरा तो नहीं था, लेकिन उससे काफी खून बह गया था। झाओ क्विंगिया को अपने घाव पर पट्टी बांधते देख लिन हुआन को बहुत अच्छा लगा। ऐसी औरत तो घर में शादी करके पत्नी बनने के लिए बहुत उपयुक्त है। पट्टी को धनुषाकार रूप में बांधने के बाद झाओ क्विंगिया मुस्कुराए और बोले, चलो पहले झाओ टोंग और उन्हें यहाँ से बाहर ले चलते हैं ताकि कुछ देर में कोई दुश्मन फिर से ना आ सके। ठीक है। लिन हुआन को भी पता था कि यह प्यार के बारे में बात करने का समय नहीं है और डोंगेंग लोगों की इतनी सारी लाशें चारों ओर पड़ी हैं, यह वास्तव में बहुत भयानक है। बात बस इतनी सी थी कि जब उसने अनजाने में उन 6 डोंगेंग लोगों को देखा जिन्होंने अपने नुकीले दांत कुचलकर आत्महत्या कर ली थी, तो लिन हुआन ने अचानक कहा, चश्मे वाला यह आदमी गलत है। लिन हुआन को याद आया कि जब चश्मा पहने आदमी ने आत्महत्या की थी तो उसका दाहिना हाथ मुट्ठी में बंधा हुआ था, लेकिन अब यह स्वाभाविक रूप से क्यों खुला है? अरे, क्या तुम मरने का नाटक कर रहे हो? लिन हुआन पास आया और चश्मे वाले को लात मारते हुए पूछा। चश्मा पहने हुए वह आदमी अभी भी बिना किसी प्रतिक्रिया के जमीन पर सीधा लेटा हुआ था। लिन हुआन नीचे बैठ गया और थोड़ी देर के लिए चश्मा पहने आदमी की नाक पर रख दिया, फिर अपना हाथ उठाया और उसे थप्पड़ मारा। धिक्कार है, आपके सावधानीपूर्वक अवलोकन के लिए धन्यवाद, अन्यथा आप वास्तव में मूर्ख होते। झाओ को देखकर किंगिया भी वहां आ गई। जब उसने देखा कि चश्मे वाले पीले चेहरे वाले आदमी ने अपनी आंखें खोली और जमीन से उठकर बैठ गया, तो उसके चेहरे पर उत्साह के भाव थे। थप्पड़ झाओ किंगिया ने हाथ बढ़ाकर चश्मे वाले आदमी की ठुड्डी पर चुटकी काटी और फिर उसके मुंह में एक मुलायम कपड़ा ठूंस दिया। ऐसा करने के बाद उसने लिन हुआन से कहा, तुम बहुत कमाल के हो। उसके बाद झाओ किंगिया ने लिन हुआन के गाल को चूमने की पहल की। शुरुआत में झाओ किंगिया को चिंता थी कि जीवित मुंह न छोड़ने से डोंगेंग लोगों द्वारा इस भूमिगत प्रयोगशाला में दवाई विकसित करने के उद्देश्य की खोज में बाधा आएगी, लेकिन लिन हुआन ने देखा कि चश्मा पहने आदमी मरा नहीं था। वह उत्साहित कैसे न होती। हे। हालांकि झाओ किंगिया ने लिन हुआन के चेहरे पर पानी के छींटे की तरह चुंबन किया, फिर भी इस व्यवहार ने लिन हुआन को मुस्कुराहट में बदल दिया। ठीक है, हंसना बंद करो। झाओ किंगिया ने उसे असहाय दृष्टि से देखा और फिर उस कमरे में चला गया जहां झाओ टोंग और अन्य लोग बंद थे। सौभाग्य से मिश्र धातु के दरवाजे को अंदर आने पर केवल आइरिस स्कैन की आवश्यकता होती है, इसलिए लिन हुआन एक पासवर्ड ट्रैकर लाया और एक व्यक्ति झाओ टोंग और अन्य लापता आवारा लोगों को प्रवेश द्वार तक ले गया और झाओ किंगिया अंदर मिश्र धातु के दरवाजे को खोलने के लिए जिम्मेदार था। 20 मिनट से अधिक समय के बाद सभी कर्मियों को अंततः स्थानांतरित कर दिया गया और फिर लिन हुआन ने चश्मा बंधे हुए आदमी को बाहर निकाला। सौभाग्य से लिन हुआन ने अभी अपने एजेंट स्तर को उन्नत किया था और ताकत, शारीरिकता और चपलता के 3 गुण फिर से प्राप्त कर लिए थे, अन्यथा वह निश्चित रूप से इन दर्जन भर लोगों को 20 मिनट से ज्यादा समय में भूमिगत प्रयोगशाला से बाहर नहीं निकाल पाता। प्रवेश द्वार पर झाओ क्विंगिया ने मुख्यालय को एक संदेश भेजा और केवल 10 मिनट के बाद 4 हेलीकॉप्टर परित्यक्त गोदाम के ऊपर आ पहुंचे। ये लोग हैं कौन? हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते काले कपड़े पहने कई प्रशिक्षित लोगों को देखकर लिन हुआन ने उत्सुकता से पूछा। वे सभी जियांगन शहर में ड्रैगन शैडो के रसद विशेषज्ञ हैं। झाओ क्विंगिया ने सिर्फ एक संक्षिप्त परिचय दिया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। जल्द ही झाओ टोंग और गुआंग में नान को 4 हेलीकॉप्टरों द्वारा ले जाया गया। मैं तुम्हें वापस ले चलूंगा। 4 हेलीकॉप्टरों को उड़ते हुए देखने के बाद झाओ क्विंगिया और लिन हुआन नीले रंग की वोल्वो S900L की ओर वापस चले गए। क्या तुम पीछा नहीं कर रहे हो? लिन हुआन ने हेलीकॉप्टर की ओर इशारा किया जो नजरों से ओझल होने वाला था। पहले तुम्हें वापस भेज दूंगा। अब जब समग्र स्थिति तय हो गई है, झाओ क्विंगिया अब चिंतित नहीं है। दोनों कार में बैठ गए और आधे घंटे बाद S900L कार हुईदोंग इंटरनेशनल के भूमिगत पार्किंग स्थल में रुकी। लिन हुआन ने एक हानिरहित मुस्कुराहट वाला चेहरा बनाया और झाओ क्विंगिया से कहा, मेरे घर आओ और थोड़ी देर बैठो। हालांकि झाओ क्विंगिया भी ऊपर जाकर लिन हुआन के साथ कुछ देर रुकना चाहती थी, फिर भी उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे वापस जाकर आज रात के मामलों की नवीनतम घटनाओं पर नजर रखनी है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। तुम भी थके हुए हो, जल्दी घर जाकर आराम करो। ठीक है, एजेंटों के लिए काम हमेशा पहला होता है। प्यार की बात करो, चलो इसे जाने दो। झाओ क्विंगिया को, जो गाड़ी चलाकर जा रहा था, देखते हुए लिन हुआन ने आह भरी, अरे बहुत लंबी और अकेली रात है, मैं सोना नहीं चाहता। फिर वह लिफ्ट से वापस अपने अपार्टमेंट में चला गया। जैसे ही लिन हुआन दरवाजे में दाखिल हुआ, उसने सिस्टम की बीप सुनी। डिंग, मेजबान को बधाई, लापता मामले को सुलझाने में झाओ क्विंगिया की सहायता का कार्य पूरा हो गया है और कार्य पुरस्कार जारी किए जा रहे हैं। डिंग, 260 अनुभव अंक और 1050 सिस्टम अंक प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। ये संकेत सुनने के बाद लिन हुआन ने जल्दी से सिस्टम चालू किया और व्यक्तिगत गुण पृष्ठ को देखा। मेजबान लिन हुआन, स्तर 2, मध्यवर्ती एजेंट, अनुभव मूल्य 1759 5000, शक्तिमान 31, सहन शक्ति 30, चपलता मान 32, सिस्टम अंक 8310 अंक, उपलब्धि अंक 10 अंक, कौशल प्राथमिक चुपके कौशल, भगवान स्तर की लड़ाई कौशल, ऊपरी भाग भगवान स्तर की कार ड्राइविंग कौशल, वर्तमान में पूरा किया जाने वाला कार्य, ड्रैगन की छाया और ड्रैगन को सौंपना। व्यक्तिगत विशेषताओं को पढ़ने के बाद लिन हुआन ने अपनी मुठ्ठियां जोर से भींच लीं। तुम्हारी बहन, मैं आखिरकार उन्नत हो गया। शुरुआत में सिस्टम कार्ड लेवल पर उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन अब जब उसने सफलता हासिल कर ली है तो उसकी खूबियों का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उसके सिस्टम पॉइंट 60,000 से ज्यादा हो गए हैं। अगर एक सिस्टम पॉइंट को 10,000 सॉफ्ट सिस्टर कॉइन में बदल दिया जाए तो वह अरबपति से बस कुछ ही दूरी पर है। अपने दिल में उमड़ते उत्साह को थामे लिन हुआन ने जांच जारी रखी। वह जानना चाहता था कि आज रात उसने कौन सी 2 उपलब्धियां हासिल की। स्मरण संहार की उपलब्धि, मानव क्षमता अनंत है और मेजबान को शरीर में क्षमता को उत्तेजित करने के लिए एक निश्चित अप्रत्याशित घटना की उत्तेजना की आवश्यकता होती है। इस प्रकार सामान्य से अधिक मजबूत बल लगाया जाता है। नोट, इस उपलब्धि को प्राप्त करने के बाद आप 200 अनुभव अंक और 1500 सिस्टम पॉइंट पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जब भी मेजबान अतीत की यादों में डूबा होगा तो मेजबान सामान्य से 50% अधिक मजबूत लड़ाकू शक्ति का प्रदर्शन करेगा। मैंने पूछा, क्या यह इतना लटका हुआ है? यादें मिटाने वाली उपलब्धि का परिचय पढ़ने के बाद लिन हुआन तुरंत सुस्त अवस्था में आ गया। मुझे याद है कि जब उसने पहले एनीमे देखा था तो उसने बहुत सारे सुअर के पैरों को सीमा तक दुर्व्यवहार करते देखा था और फिर अतीत को याद करना शुरू कर दिया और अंत में एक मजबूत लड़ाकू बल को तोड़ दिया जिससे दुश्मन के बड़े बॉस को सेकंड में मार दिया गया। लिन हुआन आज भी एनीमे पिग्स फीट की क्षमता की प्रशंसा करता है। इस क्षमता के साथ जियाओ कियांग, जिसे हराना असंभव है, इसलिए उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन उसके पास ऐसी क्षमता होगी। भविष्य में दूसरों से लड़ना आसान होगा। जब उसका सामना किसी ऐसे कठिन टूट से होगा जिसे वह हरा नहीं सकता तो वह मेमोरी मोड चालू कर देगा और फिर 150% युद्ध शक्ति के साथ फट जाएगा, सीधे प्रतिद्वंद्वी को धूल में मिला देगा। यह सोचकर लिन हुआन के मुंह में फिर से लार टपकने लगी। अगले वाले को देखना जारी रखो। लिन हुआन ने अपनी लार पहुंची, फिर मजबूत बनना की उपलब्धि देखने के लिए उस पर क्लिक किया। मजबूत बनने का अर्थ, उपलब्धि। मजबूत बनने का उद्देश्य क्या है?
शक्ति, धन या यौन संबंध, दोनों में से कोई नहीं। मजबूत बनने का अर्थ है उन लोगों की रक्षा करना जो आपके दिल में आपकी परवाह करते हैं। यही मजबूत बनने का सच्चा अर्थ है। नोट, इस उपलब्धि तक पहुंचने के बाद आप 300 अनुभव अंक और 2000 सिस्टम अंक पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, क्या यही मजबूत बनने का असली मतलब है? मैं समझ गया। लिन हुआन ने इस उपलब्धि की शुरुआत से सहमति जताते हुए अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। जब उसने देखा कि झाओ क्विंगिया मरने वाली है, तो उसे अपनी कमजोरी से सचमुच नफरत हो गई। उसे इस बात से नफरत थी कि वह उस औरत की भी रक्षा करने में असमर्थ था जिसे वह पसंद करता था। ये ठीक इसी वजह से है कि उन्होंने मजबूत बनने की उपलब्धि हासिल की, जिसने निरंतर उन्नयन की बेड़ियों को खोल दिया और सफलतापूर्वक खुद को दूसरे स्तर के एजेंट के रूप में पदोन्नत किया। वैसे सिस्टम मॉल अपग्रेड हो गया है। लिन हुआन को अचानक सिस्टम द्वारा संकेतित सिस्टम मॉल अपग्रेड याद आया, इसलिए उसने सिस्टम मॉल पर क्लिक किया और उसे देखा। इंटरमीडिएट डालिवान 150 सिस्टम पॉइंट्स का उपभोग करता है। उपयोग के बाद मेजबान की ताकत को 20 पॉइंट्स तक बढ़ाता है, 1 घंटे तक रहता है और स्टैक में उपयोग नहीं किया जा सकता है। इंटरमीडिएट एंड्योरेंस पिल 150 सिस्टम पॉइंट्स का उपभोग करती है। उपयोग के बाद मेजबान की शारीरिक शक्ति को 20 पॉइंट्स तक बढ़ा देती है, 1 घंटे तक चलती है तथा इसे देर में उपयोग नहीं किया जा सकता है। इंटरमीडिएट हेस्ट पिल 150 सिस्टम पॉइंट्स का उपभोग करती है। उपयोग के बाद मेजबान की चपलता मूल्य को 20 पॉइंट्स तक बढ़ा देती है, 1 घंटे तक चलती है और स्टैक्स में उपयोग नहीं की जा सकती है। मध्यवर्ती परिप्रेक्ष्य नेत्र 300 सिस्टम पॉइंट्स की खपत करता है। उपयोग के बाद होस्ट में परिप्रेक्ष्य क्षमता हो सकती है, किसी भी सामग्री की परवाह किए बिना। अधिकतम पारगम्यता 2 मीटर है। अवधि 2 मिनट है। मध्यवर्ती दीवार प्रवेश तकनीक 300 सिस्टम बिंदुओं का उपभोग करता है। उपयोग के बाद मेजबान दीवारों में प्रवेश करने की क्षमता रख सकता है। अधिकतम प्रवेश 2 मीटर है। किसी भी सामग्री की परवाह किए बिना केवल एक बार उपयोग किया जा सकता है। ईश्वरीय युद्ध तकनीक का निचला भाग 800 सिस्टम पॉइंट्स खर्च करता है। इस्तेमाल के बाद होस्ट ईश्वरीय युद्ध तकनीक का निचला भाग सीख जाएगा। मध्यवर्ती अदृश्यता यह 500 सिस्टम पॉइंट्स की खपत करता है। उपयोग के बाद अदृश्यता का प्रभाव इस प्रकार बेहतर होता है। एक दिन में संचयी उपयोग समय बढ़कर 3 घंटे हो जाता है। गुप्त रूप से यात्रा करने पर गति की ऊपरी सीमा 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा दी जाती है। जब सीधे संपर्क में आने वाली वस्तु का आयतन 100 घन मीटर से कम हो तो उसे अदृश्य बनाया जा सकता है। गॉड पियानो स्किल, गॉड कैलीग्राफी, गॉड बॉल स्किल, गॉड बारटेंडिंग स्किल। अमीर हो, यह देखकर लिन हुआन उत्साहित होने से खुद को नहीं रोक सका। सिस्टम मॉल के अपग्रेड होने के बाद अदृश्यता, पारदर्शिता और दीवार भेदन की क्षमताओं में काफी सुधार हुआ है। साथ ही गॉड फाइटिंग स्किल का निचला हिस्सा भी खरीदा और सीखा जा सकता है, जिससे उसकी ताकत में काफी सुधार हो सकता है। सिस्टम बैकपैक भी 16 कोशिकाओं तक बढ़ गया है और प्रत्येक सेल का आयतन 2 घन मीटर तक बढ़ा दिया गया है। अब यह देखने का समय है कि उपलब्धि भंडार में क्या है। उपलब्धि आइटम मॉल पर क्लिक किया तो लिन हुआन की दृष्टि में बैंगनी रोशनी से चमकती 3 वस्तुएं दिखाई दी। समय पीछे कैप्सूल, समय स्थिर कैप्सूल, अंतरिक्ष गतिशील कैप्सूल। 3 वस्तुएं, 3 लोग जब उन्हें देखते हैं तो उनका नाम चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाते। इसे पढ़ने के बाद लिन हुआन लंबे समय तक हैरान रहा और थोड़ी देर बाद ही 5 शब्द निकले। भाड़ में जाओ, यह आकाश के खिलाफ है। क्या यह समय और स्थान की महान तकनीक नहीं है? इन 3 चीजों के साथ क्या यह दुनिया में अजय नहीं है? ये सोचते हुए लिन हुआन ने जल्दी से अगले 3 प्रॉप्स का विस्तृत परिचय जांचा। टाइम रिवर्स कैप्सूल खरीदते समय 1 उपलब्धि अंक खर्च होता है। कैप्सूल खोलने के बाद हर सेकंड टाइम रिवर्स करने पर सिस्टम में 100 अंक खर्च होंगे। नोट, टाइम बैकफ्लो प्रभाव का होस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। टाइम स्टैटिक कैप्सूल खरीदते समय 1 उपलब्धि अंक खर्च होता है। कैप्सूल खोलने के बाद समय का हर सेकंड स्थिर रहता है, जिससे 100 सिस्टम पॉइंट खर्च होते हैं। नोट, टाइम स्टैटिक प्रभाव का होस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्पेस मोबाइल कैप्सूल इसे खरीदते समय 1 उपलब्धि अंक खर्च होता है। कैप्सूल खोलने के बाद होस्ट गति की दिशा और दूरी चुन सकता है। सिस्टम पॉइंट्स की खपत गति की दूरी के समानुपाती होती है। 1 मीटर की सीधी दूरी पर 100 सिस्टम पॉइंट्स खर्च होते हैं। परिचय पढ़ने के बाद लिन हुआन काफी देर तक अवाक रहा। अब उसे समझ आया कि समय उलटने पर उस पर कोई असर क्यों नहीं पड़ा। इसके अलावा लिन हुआन ने सोचा कि 8000 से अधिक सिस्टम पॉइंट पहले से ही बहुत थे, लेकिन इन 3 एंटी स्काई प्रॉप्स को देखने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनके अंक बस दयनीय थे और समय पीछे की ओर चला जाता है या समय 10 मिनट तक स्थिर रहता है और यह साफ सुथरा उपभोग करता है। साओ नियान को अभी भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। एक लंबी आह के बाद लिन हुआन ने उपलब्धि आइटम मॉल पृष्ठ को बंद कर दिया और फिर सिस्टम मॉल में फिर से क्लिक किया। प्राथमिक अदृश्यता तकनीक लिन हुआन का पहला कौशल था। चूंकि अब इसका मध्यवर्ती संस्करण उपलब्ध है, इसलिए उसे पहले इसे सीखना होगा। मध्यवर्ती चुपके तकनीक खरीदने के लिए 500 सिस्टम पॉइंट खर्च करने और तुरंत सीखने का विकल्प चुनने के बाद लिन हुआन ने गॉड लेवल फाइटिंग तकनीक के निचले हिस्से को चुना और इसे देखा। मांसपेशियों और हड्डियों का व्यायाम करें और अंदर की ओर सांस लें। चालें और तकनीकें केवल दिखावा है। ची अंदर सबसे महत्वपूर्ण है। केवल ची से ही आप दुश्मन के अवसरों का अनुमान लगा सकते हैं और ची से आप अपने नंगे हाथों से सोना तोड़ सकते हैं। हर किसी में एक जन्मजात आंतरिक क्यूई होती है। यद्यपि ताकत और कमजोरी में अंतर होता है, फिर भी अर्जित प्रशिक्षण और साधना के माध्यम से वे हमलों और बचावों का समर्थन करने वाली ऊर्जा बन सकती है। गॉड फाइटिंग टेक्निक का निचला भाग क्यूई का अभ्यास और विकास करने के तरीके पर एक परम गुप्त पुस्तक है। परिचय पढ़ने के बाद लिन हुआन गहरी सोच में पड़ गए। मिंग कांग जियांसी ने कहा कि मेरी सांस केवल सी स्तर की है, इससे पहले की आभा को महसूस करने की क्षमता होना असंभव है। क्या यह संभव है कि मेरे शरीर में क्यूई की खेती करने के बाद मिंग कांग जियांसी में भी आभा को महसूस करने की क्षमता हो? झाओ क्विंगिया ने बताया कि कांग जियांसी झोंगरेन से भी ज्यादा मजबूत व्यक्ति है। अगर मुझ में आंतरिक ऊर्जा है तो मेरी ताकत का स्तर क्या है? लिन हुआन को दुनिया में ताकतवर की ताकत को विभाजित करने के नियमों की जानकारी नहीं थी, इसलिए इस समय वह थोड़ा उलझन में था। छोड़ो, चलो झाओ क्विंगिया से बाद में पूछते हैं। लिन हुआन एक आलसी इंसान है। वह ऐसे काम नहीं करता जो उसके लिए अच्छे न हो। जो चीजें समझ में नहीं आती उनके चक्कर में मत पड़ो। दुनिया में रहने का यही उसका नियमित तरीका है। और क्या ग्रेडिंग जरूरी है? अपनी मौजूदा क्षमता के साथ बॉक्स के नीचे हर तरह की तरकीबें इस्तेमाल करने के बाद उससे एक लेवल ऊपर का दुश्मन भी लड़ाई की ताकत से महरूम नहीं है। ये सोचकर लिन हुआन ने सीधे ईश्वर स्तरीय लड़ाई तकनीक के निचले हिस्से का चयन किया और इसे खरीदने के लिए 800 सिस्टम पॉइंट खर्च किए। फिर लिन हुआन ने बचे हुए सिस्टम पॉइंट्स 7010 पॉइंट्स पर नजर डाली। सिर्फ 10 मिनट में उसने 1300 पॉइंट्स खर्च कर दिए। अगर वह सॉफ्ट सिस्टर कॉइन में बदल जाता तो यह 13 मिलियन होता, जो बहते पानी जैसा है। लेकिन लिन हुआन को कोई परेशानी नहीं हुई। ताकत ही आखिरी शब्द है। ताकत के बिना कोई भी पैसा उसकी जान नहीं ले सकता। तुरंत अध्ययन करने का निर्णय लेने के बाद लिन हुआन को लगा कि उसके शरीर में एक अतिरिक्त क्यूई है और साथ ही उसके मन में इस क्यूई को नियंत्रित करने के तरीके के बारे में एक अतिरिक्त पैराग्राफ भी है। बस यह एहसास बहुत ही सूक्ष्म है और इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कुछ प्रयास करने के लिए खोजें। जैसे किसी बच्चे को उसका प्रिय खिलौना मिल जाता है, वैसे ही लिन हुआन अब अपनी वर्तमान युद्ध शक्ति को आजमाने के लिए तैयार था। इधर उधर देखने के बाद भी लिन हुआन को कोई उपयुक्त प्रयोगात्मक वस्तु नहीं मिली। आखिरी उपाय के तौर पर उसकी नजर लिविंग रूम के बीचों बीच रखी संगमरमर की कॉफी टेबल पर ही पड़ी। यह संगमरमर की कॉफी टेबल 10 सेंटीमीटर मोटी और बेहद मजबूत है। अगर इसे हथौड़े से भी मारा जाए तो भी आम लोग इसे तोड़ नहीं पाएंगे। लिन हुआन भाग्यशाली होकर स्थिर खड़ा रहा और फिर उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी संगमरमर की कॉफी टेबल पर दे मारी। बूम! तेज आवाज के बाद यह मोटी संगमरमर की कॉफी टेबल टूटकर गिर गई।
मैं इसे इतनी जोर से पोंछता हूँ। लिन हुआन भी इस मौके की ताकत देखकर हैरान था। 10 सेंटीमीटर मोटे कंचे को एक ही मौके से टुकड़े-टुकड़े करने में कितनी ताकत लगेगी? मुझे डर है कि कुछ 100 किलोग्राम बल के बिना यह असर हासिल नहीं हो सकता। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लिन हुआन के हाथ में बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। बल का प्रभाव पारस्परिक होता है। चूंकि लिन हुआन ने अपनी मुक्का मारकर कॉफी टेबल को तोड़ दिया था, इसलिए कॉफी टेबल के विपरीत दिशा में लगने वाले बल से भी उसे दर्द होना चाहिए। यह भौतिकी का एक नियम है और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। चूंकि अभी उसके हाथों में दर्द नहीं है, इसलिए केवल एक ही संभावना है, वह यह कि यह प्रतिक्रिया बल उसके शरीर में क्यूई द्वारा सहन किया गया है। जैसे ही लिन हुआन सदमे में डूबा, उसके शरीर पर रखा फोन अचानक बज उठा। उसने उसे उठाया और देखा कि यह तो जियाओ जियाओ ही थी जो यहाँ आई थी। फिर उसने घबराकर सोचा जैसे उसने कोई गलती कर दी हो। क्या जियाओ जियाओ को मेरे और उसकी मां के बारे में पता नहीं है ना? घबराए और घबराए हुए लिन हुआन ने फिर भी फोन का जवाब दिया। अरे जियो जियो, तुम इतनी देर से मुझे क्या ढूंढ रहे हो? अब लगभग 12 बज चुके हैं। सामान्य परिस्थितियों में कोई किसी को इतनी देर तक फोन नहीं करता। जियो जियो ने फोन पर थोड़े गुस्से वाले लहजे में कहा, लिन हुआन, बाहर आओ और मुझे ड्रैग रेसिंग में मदद करो। वाह मिस, क्या आप इतनी देर से किसी के साथ रेस कर रही हैं? लिन हुआन ने राहत की सांस ली और थोड़ा अवाक रह गया। जियाओ जियाओ का पारिवारिक इतिहास अच्छा था, शक्ल अच्छी थी और शरीर भी अच्छा था। रेसिंग से प्यार करना अच्छी बात नहीं है। ड्रैग रेसिंग कितनी खतरनाक चीज है, लेकिन वह इसमें उत्सुक है, जो वास्तव में लिन हुआन को आश्चर्यचकित करता है। क्या तुम आ रहे हो? जियो जियो ने अधीरता से कहा, मैं तुम्हें जीतने पर आधा मिलियन दूंगा। मत जाओ। लिन हुआन भी क्रोधित हो गया और उसे एक ही निवाला देकर मना कर दिया। दूसरे शब्दों में, वह अब करोड़पति है और 50 लाख उसके लिए वास्तव में कोई आकर्षक चीज नहीं है। तुम जियो जियो को अपने दिल में नफरत थी। उसने लिन हुआन जैसा आदमी कभी नहीं देखा था जो उसे मना करने को तैयार था। लिन हुआन ने आह भरी, एक बड़ी लड़की जो इतनी देर तक बाहर रहती है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी मां चिंतित है? जियो जियो ने गुस्से से कहा, आपको मेरे व्यवसाय की परवाह करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जब तक तुम घर जाओगी, मैं तुम्हें कार चलाने का हुनर सिखाने पर विचार करूंगी। कैसे? लिन हुआन ने एक पल सोचा और कुछ ऐसा कहा जिससे जियो जियो बहुत खुश हो गया। सच में, जियाओ जियाओ खुशी से फूली नहीं समा रही थी। अगर वह लिन हुआन के कार चलाने के कौशल का 50% भी सीख लेती, तो क्या वह जियांगन सिटी अंडरग्राउंड रेस में पिछड़ नहीं जाती? लिन हुआन मुस्कुराया और कहा, वास्तव में, लेकिन मेरे पास एक और अनुरोध है। कोई अनुरोध? जियो जियो के विचार में लिन हुआन कुछ मौद्रिक मांगों से अधिक कुछ नहीं था और ऐसी मांगें उसके लिए बिल्कुल भी समस्या नहीं थी। लेकिन लिन हुआन के अगले वाक्य ने जियो जियो को चुप करा दिया। मैं तुम्हारी मां से मिलना चाहता हूं। 96 खूबसूरत रात दरवाजे पर दस्तक देती है, तीसरा और अधिक। थोड़ी देर बाद जियो जियो ने अंततः उलझन में पूछा, तुम मेरी मां को क्यों देखना चाहते हो? लिन हुआन चुप था। वह यह नहीं कह सका, क्योंकि मैंने तुम्हारी मां के साथ एक रात बिताई थी जुनून, मैं उसके साथ एक और रात बिताने के लिए उसे देखना चाहता हूं। लिन हुआन का मानना था कि अगर उसने वास्तव में ऐसा कहा, तो जियो जियो निश्चित रूप से अपना मोबाइल फोन नीचे रख देगा और भीड़ को आदेश देगा, और फिर उसके घर पर दौड़कर उसे 5 घोड़े बांध देगा और उसके शरीर को विभाजित कर देगा। अंत में लिन हुआन को एक अद्भुत झूठ सूझा, मैं बस आपकी मां से पूछना चाहता हूं कि क्या आप मुझे कार कौशल सिखाने के लिए सहमत हैं? अप्रत्याशित रूप से जियो जियो इन शब्दों को सुनने के बाद चिल्लाया, नहीं, मेरी मां निश्चित रूप से सहमत नहीं होगी। ओह, क्या तुम इतनी जोरदार प्रतिक्रिया चाहते हो? लिन हुआन ने अपनी नाक छूते हुए कहा, अगर तुम मुझे अपनी मां से नहीं मिलने दोगे, तो मैं तुम्हें कार चलाना नहीं सिखा पाऊंगा। यही असली बात है। खैर, लिन हुआन ने भी हान यू को फिर से देखने की कोशिश की। जियो जियो फिर से एक लंबी चुप्पी में डूब गया। ऐसा नहीं है कि उसे अपनी रेसिंग कार के बारे में पता नहीं था, बस वो उसे नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। अगर लिन हुआन उसे कार चलाने के गुर सिखाने के लिए दरवाजे पर आता, तो अजीब बात होती अगर उसकी मां उसे बाहर न भेजती। इसके अलावा मैं आपको अन्य शर्तों का वादा कर सकता हूं। जियो जियो ने असहाय होकर आह भरी। लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया, मेरी 2 जरूरतें हैं। पहली, तुम्हें तुरंत घर जाना चाहिए। दूसरी, मुझे तुम्हारी मां से मिलकर बात करने दो। अगर तुम ऐसा करोगे, तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो मुझे दोबारा मत बुलाना। बात करने के बाद उसने फोन रख दिया। मोबाइल फोन से आने वाली व्यस्त टोन को सुनकर जियो जियो लगभग गुस्से से मर गया। इस लिन हुआन ने वास्तव में अपना फोन फिर से लटका दिया। कुछ देर तक चुपचाप रूठने के बाद जियो जियो ने अपना पैर पटका, फिर अपनी लाल अखबारा में बैठी कार स्टॉट की और गर्जना करते हुए पहाड़ की चोटी से उतर गई। ये लड़की। फोन रखते ही लिन हुआन ने बेबसी से सिर हिलाया। पहले तो उसे घमंडी और अमीर महिला जियाओ जियाओ से कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन हान यू के साथ एक रात बिताने के बाद उसे जियाओ जियाओ से प्यार हो गया। थोड़ा सा अपराध बोध भी था। बिल्कुल नहीं, उसे किसने कहा था अपनी मां को सुलाने के लिए? हालांकि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे नहीं पता कि यह लड़की मेरी शर्तों से सहमत होगी या नहीं। आह भरकर लिन हुआन ने नहाने और सोने की योजना बनाई, लेकिन उसके हाथ घायल थे और उस पर पट्टियां बंधी थीं। शायद नहाना सुविधाजनक न हो, लेकिन लिन हुआन को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे घाव में दर्द तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी झुंझुनी सी हुई। ये हो सकता है। लिन हुआन को एक संभावना सूझी। उसने अपनी बांह पर बंधी पट्टी को खोलने के लिए सबसे तेज गति का इस्तेमाल किया और फिर एक ऐसी तस्वीर देखी जिसने उसे बेहद हैरान कर दिया। उसकी बांह पर घाव अब पपड़ी बन गया था। ऐसा लगता है कि चोट लगने के बाद 2 घंटे से भी कम समय बीता है, फिर इतनी जल्दी पपड़ी बनना कैसे संभव हो सकता है? स्वाभाविक रूप से लिन हुआन यह नहीं सोचेगा कि यह बदलाव उसकी अद्भुत हड्डियों की वजह से है। इस मामले का सिस्टम से कुछ लेना देना जरूर होगा। ये सोचकर लिन हुआन ने जल्दी से पूछा, बटलर, मेरा घाव इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? बटलर ने हठपूर्वक उत्तर दिया, क्योंकि मेजबान में आंतरिक क्यूई घाव भरने में तेजी लाने का प्रभाव डालती है। आंतरिक क्यूई का अभी भी यह प्रभाव है। सुनने के बाद लिन हुआन खुद को रोक नहीं पाया। आंतरिक क्यूई वाकई एक अच्छी चीज है। ये सोने और पत्थरों को तोड़ सकती है और घावों को जल्दी भर सकती है। उसे बस यह नहीं पता कि आंतरिक क्यूई का पुरुषों और महिलाओं पर कोई खास असर होता है या नहीं। अगर होता भी है, तो वह भविष्य में न्यूट्रिशन एक्सप्रेस की कुछ बोतलें पी सकता है। लिन हुआन ने अपनी थोड़ी को छुआ और कुछ देर तक तुच्छ विचार किया, फिर बाथरूम में चला गया। अब जब घाव लगभग ठीक हो गया है, तो वह बेफिक्र होकर नहा सकता है। तौलिया लपेटे हुए जब वह नहाकर बाहर आया, तो अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। लिन हुआन बिल्ली की आंख पर लेट गई और बाहर देखा, तो पता चला कि वह जो मानरू थी। उसने सफेद लेस वाला पजामा और पैरों में सैंडल पहने हुए डरते डरते दरवाजे के बाहर खड़ी थी। लिन हुआन ने जल्दी से दरवाजा खोला और कहा, मनरू, तुम अभी तक क्यों जाग रहे हो? लिन हुआन को केवल एक स्नान तौलिया में लिपटा हुआ देखकर जो मानरू पहले तो शर्मा गया और फिर फुसफुसाया, लिन हुआन, क्या मैं अंदर जाकर बात कर सकता हूँ? लिन हुआन चौंक गया, फिर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अंदर आओ और बात करो। जो मानरू कमरे में गया और लिन हुआन द्वारा तोड़ी गई कॉफी टेबल को देखा और आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ? लिन हुआन ने थोड़ा अजीब तरीके से अपने सिर के पीछे हाथ फेरा और अजीब तरह से समझाया, इस कॉफी टेबल की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि जो मानरू को थोड़ा शक हुआ, उसने ज्यादा नहीं सोचा। वह धीरे धीरे सोफे तक गई और बैठ गई। फिर उसने अपने कंधों को ऐसे जकड़ लिया जैसे उसे ठंड से डर लग रहा हो। अपनी लंबी चिकनी टांगें आपस में सटाकर चुपचाप लिन हुआन पानी निकालने वाली मशीन के पास गया और एक गिलास पानी लिया। फिर उसे जो मानरू को दिया और कहा, एक गिलास पानी पियो। ठीक है, धन्यवाद। कप लेने और 2 घूंट पानी पीने के बाद जो मानरू ने बात करना बंद कर दिया।
लिन हुआन ने अनुमान लगाया कि जो मानरू की चुप्पी का गाओ फेंग से कुछ लेना देना हो सकता है, इसलिए उसने उसे दिलासा दिया, मानरू, बात खत्म हो गई है, खुश रहो। जो मानरू ने अपना सिर उठाया और आंखों में आंसू भरकर कहा, लिन हुआन, मैं बहुत डरी हुई हूँ। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। लिन हुआन ने चुपके से आह भरी और उसे दिलासा देना जारी रखा। मैं बार बार सो नहीं पा रहा था, मैं मुश्किल से सो पाता था और बुरे सपनों से जाग जाता था। जो मानरू के चेहरे पर बहुत दर्द था जब वह बोल रहा था। लिन हुआन ने अगले सप्ताह मनरू के चेहरे को ध्यान से देखा और पाया कि वह इस समय बहुत थकी हुई थी और अपने दिल में गाओ फेंग को कुछ और शब्दों में कोसने से खुद को नहीं रोक सकी। अचानक आशा के साथ जो मानरू ने धीमी आवाज में पूछा, लिन हुआन, क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? हाँ, लिन हुआन काफी देर तक स्तब्ध रहा। उसे समझ नहीं आया कि जो मानरू का क्या मतलब है। थोड़ी देर बाद उसने कहा, तुम दूसरे बेडरूम में सोना चाहती हो, है ना? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सफाई में मदद कर दूंगा। जो मानरू का चेहरा लाल हो गया था और उसकी आवाज और भी धीमी हो गई थी। मेरा मतलब है, क्या मैं आपके साथ बिस्तर पर सो सकता हूँ? शायद उसने सोचा कि ऐसा कहना भ्रामक होगा, इसलिए उसने आगे बताया, मुझे बस डर है कि अकेले सोने से मुझे बुरे सपने आएंगे, इसलिए। मात्रा। लिन हुआन एक पल में दंग रह गई। एक शानदार खूबसूरत लड़की डरते डरते सोफे पर बैठ गई और बोली कि वह उसके साथ सोना चाहती है। यह एहसास थोड़ा बेतुका और थोड़ा चौंकाने वाला था। क्या मुझे उससे वादा करना चाहिए या मुझे उससे वादा करना चाहिए? लिन हुआन थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया और फिर सिर हिलाकर कहा, ठीक है, जब तक आपको डर नहीं है कि मैं आपका फायदा उठाऊंगा। जो मानरू का सुंदर चेहरा आश्चर्य से भरा था। लिन हुआन ने अपनी नाक को छुआ और कड़वाहट से मुस्कुराई, मुझे डर है कि मैं सच में सो नहीं पाऊंगी। अगर मैं तुमसे टकरा गई तो बुरा मत मानना। जो मानरू ने अपने होंठ काटे और सिर हिलाया और कहा, यह ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे डर नहीं है। जब वह कहती है कि उसे डर नहीं लगता, तो उसका क्या मतलब है? लिन हुआन का दिमाग तेजी से घूम गया और आखिरकार वह इस नतीजे पर पहुंची कि जो मानरू का मतलब होना चाहिए अभद्रता का स्वागत। जो मानरू ने धीमी आवाज में सुझाव दिया, जब आप सोए तो अपने और मेरे बीच एक रजाई डाल लें, क्या इससे बचना चाहिए? आह, हाँ, मुझे इसकी उम्मीद क्यों नहीं थी? हाँ, यह विचार अच्छा है, यह विचार वाकई अच्छा है। लिन हुआन ने अपना सिर छुआ और कुछ बार हंसी, उसकी अभिव्यक्ति असहज थी। हाँ, जो मानरू ने सिर हिलाया और कहा, तो फिर सोएं। अध्याय 97, आड़ू के फूलों का भाग्य आसमान के खिलाफ। ठीक है। हालांकि लिन हुआन जानता था कि जो मानरू का मतलब कुछ और नहीं था, फिर भी चलो सोते हैं, वाक्यांश सुनने के बाद उसे थोड़ा अजीब लगा। जाहिर है, जो मानरू आने से पहले ही नहा चुकी थी, इसलिए लिन हुआन उसे सीधे बेडरूम में ले गया। बिस्तर पर कुछ कपड़े देखकर लिन हुआन शर्मा गया और जल्दी से बोला, यह गंदा है, बुरा मत मानना। इसके बाद वह जल्दी से बिस्तर पर गया और उसे साफ किया। काम खत्म करने के बाद उसने प्लीज का इशारा किया और कहा, ठीक है, सो जाइए। धन्यवाद। जो मानरू शर्माते हुए बिस्तर की ओर चला गया, फिर लिन हुआन की ओर देखने लगा और बोला, तुम भी यहाँ आए हो? मैं पहले अपना पजामा पहनूंगा। लिन हुआन ने अपना पजामा निकाला, बाहर जाकर उसे बदला और वापस चला गया। तभी उसने देखा कि जो मानरू बिस्तर पर लेटी हुई थी, भले ही वह सीधी लेटी हो, उसकी दो चोटियां अभी भी ऊंची थीं, और लिन हुआन यह निष्कर्ष निकाल सका कि जो मानरू ने छाती ढकी नहीं थी। यह तस्वीर देखकर लिन हुआन की धड़कनें तेज हो गईं। उसने एक रजाई निकाली और चुपचाप बिस्तर के किनारे चला गया। उसे बिस्तर के बीच में रखकर वह भी लेट गया। लेटने के बाद लिन हुआन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने अंदर से आ रही महिला की खुशबू को सूंघा और सोने का नाटक किया। लगभग 10 सेकंड के बाद जो मानरू ने अपनी छाती पर हाथ जोड़कर धीमी आवाज में कहा, लिन हुआन, आज के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, चूंकि मेरे साथ भी ऐसी कोई बात हुई है तो मैं इसे अनदेखा तो बिल्कुल नहीं करूंगा। बिस्तर पर लेटे हुए भी लिन हुआन ने धार्मिक आक्रोश का भाव व्यक्त किया और कहा, मुझे बस उस समय अच्छा काम न करने का पछतावा है। एक कमीना आदमी शिखर पर। इसे भूल जाओ, यह सब खत्म हो गया है। जो मानरू ने लिन हुआन को दिलासा देना शुरू कर दिया। लिन हुआन ने ओह कहते हुए कहा, सौभाग्य से शिखर पर बैठा बदमाश सफल नहीं हुआ, इसलिए ज्यादा मत सोचो। रात को अच्छी नींद लो, कल एक और खूबसूरत दिन है। अच्छा, मुझे पता है, जैसा कि मैं बता सकता हूँ, जो मानरू का मूड अब थोड़ा बेहतर है। लिन हुआन को अचानक कुछ याद आया, वैसे मैंने आज खरीदारी करते समय आपके लिए कपड़े खरीदे थे और मैं उन्हें कल आपको दिखाऊंगा। जो मानरू ने लिन हुआन की ओर मुड़कर आश्चर्य से पूछा, क्या तुमने मेरे लिए कपड़े खरीदे? लिन हुआन को पता था कि जो मानरू उसकी ओर मुड़ा है, इसलिए उसने लापरवाही से कहा, ठीक है, मुझे लगता है कि यह आपको अच्छी तरह से सूट करता है, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। जो मानरू ने ओह की आवाज के बाद झिझकते हुए कहा, आप भी घूम सकते हैं क्या? लिन हुआन की दिल की धड़कन तेज हो गई और फिर धीरे धीरे जो मानरू की ओर मुड़ गई। क्योंकि बीच में एक रजाई थी और बेडरूम में कोई रोशनी नहीं थी, लिन हुआन केवल जो मानरू के सुंदर चेहरे को देख सकता था। इस समय जो मानरू ने अचानक अपना सिर उठाया और लिन हुआन के मुंह को छूते हुए उसे चूमा। लिन हुआन ने कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे एक दिन में 2 बार किस करने के लिए मजबूर किया गया। अगर आप उस समय को भी गिने जब हान यून को सुबह सुबह हान यून ने पीछे धकेला था, तो वह पहले ही 3 महिलाओं के साथ घनिष्ठ संपर्क बना चुका था। क्या जियाओई की आड़ू के फूल की किस्मत आसमान के खिलाफ जा रही है? जो मानरू को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है। अचानक उसे लिन हुआन को चूमने की इच्छा हुई, लेकिन चूमने के बाद उसे पछतावा हुआ। क्या इससे लिन हुआन को कुछ ज्यादा ही सहज महसूस होगा? तो उसने समझाया, मुझे गलत मत समझिए, ये चुंबन आज मुझे बचाने के लिए आपको धन्यवाद देने के लिए है। हाँ, लिन हुआन ने जो मानरू की आंखों में देखा, सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, मुझे तुम पर विश्वास है। जो मानरू का गला रुंध गया। मुझे तुम पर विश्वास है का क्या मतलब है? अगर तुम ऐसा कहते हो तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। लिन हुआन भी जानती थी कि उसने कुछ गलत कहा है, इसलिए उसने विषय बदल दिया और पूछा, कल और रविवार को तुम कहाँ खेलने जा रहे हो? शायद करवट लेकर लेटना उसे असहज लग रहा था। जो मानरू ने अपना शरीर ऊपर उठाया और अपना दाहिना हाथ सिर के नीचे रखा। फिर उसने कहा, दोपहर में मेरे एक रूममेट ने मुझे फोन किया और कहा कि वह मुझे अपने एक बॉयफ्रेंड से मिलवाना चाहता है। दूसरे शब्दों में, तुम कल ब्लाइंड डेट पर जा रही हो। लिन हुआन समझ नहीं पा रही थी, क्या जो मानरू जैसी सुंदरी को अभी भी ब्लाइंड डेट की जरूरत है? मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे रूममेट को इसे जाने देना होगा। जो मानरू भी थोड़ा परेशान था। लिन हुआन ने अपनी नाक को छुआ, वह नहीं चाहता था कि जो मानरू ब्लाइंड डेट पर जाए। पुरुषों में खूबसूरत महिलाओं पर एकाधिकार करने की तीव्र इच्छा होती है और लिन हुआन कोई संत नहीं है, इसलिए वह इससे बच नहीं सकता। लेकिन उसके पास जो मानरू को ब्लाइंड डेट पर जाने से रोकने का कोई कारण नहीं था, इसलिए वह केवल इतना ही कह सका, जाओ और मिलो। हालांकि लिन हुआन कभी ब्लाइंड डेट पर नहीं गया, उसने इंटरनेट पर कई पुरुषों और महिलाओं को ब्लाइंड डेट के अनुभव से डरते हुए देखा है। जो मानरू की शर्तों के साथ औसत पुरुष निश्चित रूप से उसे संतुष्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि उसे कथनीय रूममेट को मरने दिया जाए और फिर जो मानरू को अपनी ब्लाइंड डेट से मिलवाया जाए। आश्चर्य की बात है कि जो मानरू ने कहा, लेकिन मैंने उसे बताया था कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। लिन हुआन आश्चर्यचकित था। यह कब हुआ? इतने दिनों तक साथ रहने के बाद क्या जो मानरू सिंगल है और लिन हुआन अभी भी जानता है, इसलिए वह थोड़ा अजीब है। दरअसल नहीं, ये तो बस एक बहाना है उसे ठुकराने का। जो मानरू ने आह भरी और आगे कहा, लेकिन उसने मेरे बॉयफ्रेंड से मिलने की जिद की थी। लिन हुआन को अचानक बुरा लगा, क्या उसे नहीं चाहिए? क्या तुम कल मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर सकते हो? निश्चित रूप से जो मानरू ने एक अनुचित अनुरोध किया। ठीक है, लिन हुआन का मूड थोड़ा उलझा हुआ था, कुछ खुशी थी, कुछ निराशा।
खुशी की बात यह थी कि जो मानरू उस पर बहुत भरोसा करती थी, और जो खो गया था वह यह था कि वह जो मानरू के प्रेमी होने का सिर्फ ढोंग कर सकता था। ठीक है, धन्यवाद, लिन हुआन। शायद ये चिंता का विषय था। ये कहने के बाद जो मानरू पूरी तरह से शांत हो गया और जल्द ही सो गया। यह देखा जा सकता है कि जो मानरू को लिन हुआन पर सचमुच बहुत भरोसा था। वह एक आदमी के साथ एक ही बिस्तर पर इतनी मीठी नींद सो सकता था। भरोसे के अलावा और कोई वजह नहीं थी। लिन हुआन भी दिन भर थका हुआ था और जल्द ही सो गया। अगली सुबह जब लिन हुआन उठा तो उसने पाया कि उसका शरीर एक तरफ था और जो मानरू अब वहां नहीं था। क्या मैं बहुत ज्यादा क्रूर हूँ? बिस्तर पर खाली जगह को देखते हुए और जो मानरू द्वारा छोड़ी गई खुशबू को सूंघते हुए लिन हुआन को अचानक कल रात जानवरों के बारे में कुछ न करने का पछतावा हुआ। उठने के बाद उसने महसूस किया कि जो मानरू ने नाश्ता तैयार कर लिया था और उन दोनों को कल रात जो हुआ था उसकी मौन समझ थी। नाश्ता करने के बाद लिन हुआन ने जो मानरू के लिए खरीदे कपड़े निकाले। एलवी, जो मानरू हैरान थी, उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिन हुआन अपने लिए इतने महंगे कपड़े खरीदेगी। ठीक है, इसे पहन लो और देखो कि यह फिट बैठता है या नहीं, लिन हुआन ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। यह एक कार्यस्थल पोशाक है। ऊपर 3/4 आस्तीन वाली एक काली सूट जैकेट है और पैंट एक जोड़ी काली फ्लैट पैंट है। जो मानरू ने इसे पहन लिया और लिन हुआन के सामने दिखाया और ऑफिस लेडी प्रशंसक फट गया। लिन हुआन ने चुपके से कहा, मेरी दृष्टि वास्तव में सही है। इससे पहले उन्होंने जो मानरू के माप की गणना केवल दृश्य निरीक्षण द्वारा की थी, इसलिए उन्होंने जो मानरू के माप के अनुसार कपड़े खरीदे और अब यह बहुत फिट दिखता है। धन्यवाद, लिन हुआन, मुझे यह ड्रेस बहुत पसंद है। जो मानरू का चेहरा थोड़ा लाल था और उसका दिल बहुत मीठा था। लिन हुआन ने अपनी नाक को छुआ और मुस्कुराई, तुम्हें यह पसंद है? तुम अपनी रूममेट से कब मिलोगी? जो मानरू ने कहा, चलो उसके साथ दोपहर का भोजन करते हैं। जियांगनान शहर के एक उच्चस्तरीय पश्चिमी रेस्तरां में एक पुरुष और एक महिला खिड़की के पास एक दूसरे के सामने बैठे हैं। वह आदमी लगभग 30 साल का लग रहा है। उसके चेहरे पर चीनी अक्षर जैसा भाव है। उसने एक आलीशान सूट पहना हुआ है और सफेद कमीज के कॉलर के नीचे सुनहरी धारीदार टाई पहनी हुई है। वह कॉफी पी रहा है, फोन पर फोटो देख रहा है और कह रहा है, चचेरे भाई, क्या तुमने मुझे पीएस की फोटो नहीं दी है? यह बहुत सुंदर है, किसी महिला सेलिब्रिटी जैसी। वह महिला लगभग 25 साल की थी। उसने भारी मेकअप के साथ एक सफेद टी शर्ट पहनी हुई थी और असहाय होकर बोली, ओह चचेरे भाई, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, वह मेरी रूममेट है। मेरे पास कभी कोई पीएस नहीं था। मैं वास्तव में बहुत सुंदर हूँ। अगर वह इतनी खूबसूरत बनना चाहती है तो मैं उससे बात करूंगा। सूट पहने आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर अंत में तुम्हारी शादी न भी हो पाए तो भी मौज मस्ती करना अच्छा रहेगा।